हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आपके? बढ़िया। और आपकी ज़िंदगी चल रही है? बढ़िया चल रही है। मेरे को मिस किया कि नहीं किया? हाँ जी, हाँ जी। पता नहीं क्यों पर किया। हाँ, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं आता। चलो जी। तो भाई आज फिर सीए इंटरमीडिएट जो है शुरू करते हैं। तो भाई सीए फाउंडेशन आपने अच्छे से जो है दिया, और आज जो है सीए इंटरमीडिएट जो है शुरू करते हैं। ठीक है। तो भाई पूरे सीए जर्नी की अगर बात करें, पूरे सीए जर्नी की बात करें तो सबसे इजी जो लेवल है वो है आपका सीए इंटरमीडिएट। तो अगर आपका फाउंडेशन अच्छे से हो जाए तो सीए इंटर बहुत आसान है, बहुत एक्स्ट्रा जो है आसान है। मतलब अगर क्लियर करना हो तो भाई सीए इंटरमीडिएट वो सबसे इजी लेवल जो है आता है। मैं फाउंडेशन और फाइनल को थोड़ा सा मुश्किल जो है मानकर चलता हूँ, पर सीए इंटरमीडिएट जो है वो वाकई क्लियर करना बेहद बेहद आसान है। पर हाँ, बात वही है, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो नहीं होगा। पर अगर आप तरीके से सिंसियरली अगर पढ़ते हो तो सीए इंटरमीडिएट लेवल जो है ना वो बेहद आसान है। भाई रीज़न भी है। अगर बात करें सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना क्यों आसान है, अगर आपको पता हो, पहले तो पेपर कितने हैं? 6 पेपर। फाउंडेशन में कितने थे? 4। इंटर में कितने हैं? 6। फाउंडेशन को क्लियर करने के लिए कितना टाइम था? 4-5-6 महीने मान के चलें। इंटर को क्लियर करने के लिए साल। तो अगर ऐसे माने फाउंडेशन में 4 पेपर के लिए अगर उन्हें 5 महीने 6 महीने दिए थे, तो 6 पेपर के लिए इंटर में टाइम कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है, पूरा 1 साल। सिंपल यूनिटरी मेथड लगा सकते हो भाई। आपके 4 पेपर के लिए अगर 6 महीने हैं तो 6 पेपर के लिए कितने महीने होने चाहिए? तो यहाँ पर टाइम क्या है, आपको ज़्यादा मिल रहा है। पर यही प्लस पॉइंट भी है और यही नेगेटिव भी है। प्लस पॉइंट क्या है? टाइम आपको ज़्यादा मिल रहा है, और इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है, आप आलसी भी ज़्यादा ही हो जाओगे। क्यों? पेपर तो 1 साल के बाद है। तो मैं पहले बता रहा हूँ, सबसे बड़ी गड़बड़ ये होती है, पेपर 1 साल के बाद है, आराम से पढ़ेंगे और आप बिस्तर पर पढ़ जाते हो और उसके बाद पढ़ना लिखना छोड़ दे। तो बस ये ध्यान रखना, सीए इंटर में पढ़ना आज से ही है। 1 साल है, पर आपको सिंसियरली जो है आपको पढ़ना जो है पड़ेगा। ठीक है। इसलिए टाइम आपको ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू फाउंडेशन। इसलिए मैं कहता हूँ इंटर थोड़ा सा आसान है। फाइनल में भी टाइम ज़्यादा मिलेगा, पर फाइनल में क्या है, आपको ऑफिस भी जाना है, आर्टिकलशिप भी करनी है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग जो है हो जाते हैं। फाइनल की बात बाद में करेंगे। पर अगर कंपेयर करें फाउंडेशन और इंटर, तो इंटर में टाइम आपको ज़्यादा मिल रहा है। दूसरा, पेपर की लेवल की अगर बात करें तो फाउंडेशन में 4 पेपर थे, 2 सब्जेक्टिव 2 ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। तो 2 सब्जेक्टिव पेपर थे, 2 ऑब्जेक्टिव पेपर थे। सब्जेक्टिव पेपर कितने आवर का था? 3 घंटे का प्लस 15 मिनट का रीडिंग टाइम। ठीक है जी। और ऑब्जेक्टिव पेपर 2 घंटे का। 2 घंटे का कितने नंबर का था? 100 नंबर का, पर 2 घंटे का था विदाउट रीडिंग टाइम। पहली बात ये। और दूसरा, ऑब्जेक्टिव पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी थी। अगर सही करोगे तो +1, गलत करोगे तो -0.25। ठीक है जी। और अब इंटर की बात करें तो इंटर का पेपर का लेवल कैसा है? सारे के सारे पेपर कैसे हैं? थोड़े सब्जेक्टिव थोड़े ऑब्जेक्टिव। कितना सब्जेक्टिव कितना ऑब्जेक्टिव? 30 मार्क्स का एमसीक्यू, 30 मार्क्स का एमसीक्यू, 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव। ये सबसे बड़ा कहते हैं ना बेस्ट पार्ट इंटर का है कि आपके सारे के सारे पेपर क्या है, दोनों है, मिक्स चल रहा है। 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव है। और दूसरा, एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सोचो फाउंडेशन में अगर नेगेटिव मार्किंग हटा देते तो फाउंडेशन भी इजी हो जाता। फाउंडेशन में मैथ्स और इको में कहीं ना कहीं सॉल्व करते थे, लास्ट में डर लगता था अगर गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। वो डर भी इंटर में नहीं है, वो डर भी इंटर में दूर तक भी नहीं है। आप आराम से तसल्ली से आप पेपर जो है कर सकते हैं। दूसरा, फाउंडेशन में 100 सवाल थे 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में, तो होता क्या था, 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, 100 एमसीक्यू करने हैं, तो लगभग 1 एमसीक्यू 1 मिनट में जो है करना होता था। और वही आप सोचिए, फाउंडेशन है, मैथ्स का पेपर हो या इको का पेपर हो,
इको का पेपर तो नॉर्मली आराम से हो जाता है। मैथ्स के पेपर में कई बच्चों का होता था सर आता तो था पेपर, पर सर टाइम जो है ना थोड़ा सा कम था, इसलिए थोड़ी स्पीड हम उतनी जो है नहीं कर पाए। सोचे अगर फाउंडेशन में MCQ का पेपर अगर 2 की जगह 3 घंटे का होता तो पेपर आसान होता, मुश्किल हो जाता? आसान हो जाता। फाउंडेशन में मैथ्स के पेपर में क्योंकि 2 घंटे में 100 सवाल करने थे, कई बच्चे कर पाए, कई बच्चे जो है नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में मैथ्स का सवाल सॉल्व करने में थोड़ा सा चैलेंज था। इंटर की बात करें, इंटर में 30 नंबर का MCQ है। इंटर में 30 नंबर का MCQ सारे के सारे पेपर में। पेपर कितने देर का रहेगा? 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है। 3 घंटे मतलब 180 मिनट, 15 मिनट ऐड करो 195 मिनट, अप्रॉक्सीमेटली 200 मिनट कर ले। 100 नंबर के पेपर के लिए 200 मिनट हैं, तो 30 नंबर के MCQ के लिए कितने मिनट होंगे? 60। 30 नंबर के MCQ के लिए कितने मिनट होंगे? 60। सिंपल प्रोपोर्शनल बात कर रहे हैं, 60 मिनट में आपको MCQ करने, और इंटर में MCQ कितने आएंगे? 30 नहीं आते, 15 है। हाँ, इंटर में MCQ 2-2 नंबर के हैं। सर 2-2 नंबर के हैं तो MCQ मुश्किल आते? नहीं, फाउंडेशन से इजी आते। फाउंडेशन में मैथ्स के पेपर से इजी आते। मान के चलो सेम MCQ का लेवल है, पर अब MCQ 2-2 नंबर के जो है हो गए विदाउट नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब 15 MCQ करने के लिए कितने मिनट? 1 घंटा। 15 MCQ करने के लिए कितने मिनट? 1 घंटा। 1 MCQ करने के लिए 4 मिनट। अब आप सोच के बताओ, अगर मैथ्स का पेपर अगर आपको एक सवाल के लिए 4 मिनट मिल जाते तो मैथ्स का पेपर आसान होता, मुश्किल होता? बेहद बेहद आसान हो जाता। और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी हटा दो, नेगेटिव मार्किंग हटा दो, फिर तो सोने पे सुहागा है। ये CA इंटर है, ये CA इंटर है। सारे के सारे पेपर, जिन बच्चों को फाउंडेशन में लॉ से डर लग रहा था, सर लॉ में नंबर नहीं आते, फाउंडेशन में लॉ क्या था? सब्जेक्टिव। इंटर में 30 मार्क्स तो MCQ। अब सोचें लॉ की अगर बात करें, लॉ समझ तो सबको आ गई थी, याद करने मुश्किल था। तो आप सोच के बताओ MCQ इंटर में, सोचे अगर फाउंडेशन में भी 30 नंबर का MCQ हो जाता, बल्ले बल्ले हो जाती, सबके चेहरे मुस्कान आ गई, सर सोच के ही खुशी हो रही है। तो आप सोच के बताएं, ये CA इंटर है। CA इंटर सिर्फ तरीके से पढ़ना है। तो मैंने कहा 2 चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। एक, पूरा 1 साल सिंसियरिटी के साथ पढ़ना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपने बीच में थोड़ा सा भी अगर आप कैजुअल हो गए तो इंटर निपट जाएगा, ठीक है। सिलेबस ज़्यादा है नो डाउट, पर अगर स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो बहुत ईजी है। दूसरा, CA इंटर क्लियर करना है, सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? MCQ पे। अगर आपने MCQ फोकस कर लिया, सोचे 30 नंबर का MCQ है, वैसे तो सबके 30 on 30 आ जाते हैं, 28 कर लो, 26 कर लो, 24 कर लो। अगर आपके 24 नंबर सारे सब्जेक्ट में अगर MCQ में आ गए, पास होने के लिए 40, पास होने के लिए 40। अगर 26 नंबर 24 नंबर अगर MCQ में आ गए तो 70 में से कितने चाहिए? 14 या 16। 70 में से कितने चाहिए? 14 या 16। इतना लॉ बुरा तो नहीं याद करोगे कि 70 में से 14 भी नहीं आ पाए। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें 70 में से 14 आप स्कोर जो है ना कर पाओ। तो बहुत ही, मैं कहता हूँ ना, CA इंटर तो एक लॉलीपॉप है, आराम से चूसते जाओ, CA इंटर निकालते जाओ। मैंने कहा ना, क्योंकि फाउंडेशन सबसे मुश्किल था। फाउंडेशन बच्चों को दिक्कत क्या आई थी? लॉ में दिक्कत आती थी, सर लॉ में आता सब कुछ है पर 100 में से 40 लाने पसीने निकल गए। इंटर में तो पसीने नहीं निकलेंगे, क्यों? 30 में से आप 26-28 MCQ में ले आओ। सोचिए फाउंडेशन में अगर MCQ होता, इतना लॉ तो आपको समझ आ जाता है, सिर्फ लिखने में तो दिक्कत आ रही थी। तो सब सारी स्टोरी इंटर में वो है, तरीके से MCQ करो। MCQ में 30 में से आप 24 नंबर ले आओ, 22 नंबर ले आओ। अगर इसमें आपके नंबर आ गए, क्यों, और नंबर आ भी जाएंगे। 1 घंटा है, आराम से जो है आप सारे सवाल पढ़ना। एक सवाल करने में 4 मिनट हैं। अगर ये आपने कर लिया, और मेजॉरिटी बच्चा कहते हैं सर 30 on 30 आते हैं, 30 on 30, एक आधा MCQ में कहीं गड़बड़ हो गई, 28-26 तो मेरा बच्चा बहुत आसानी से जो है सारे सब्जेक्ट में लेकर आ रहे हैं। अगर 30 में से 24 ही मानकर चलें तो आपको 70 में से कितने चाहिए? सिर्फ 14-16 चाहिए वो पेपर क्लियर करने के लिए। और एग्रीगेट कितना चाहिए?
50% जी वो आपका जो है इजली जो है हो जाता है। सो वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट। तो अब सीए इंटरमीडिएट में अब तो सिर्फ मस्ती जो है करनी है, जितना मेरा मानना है। तो भाई जितनी आपने मेहनत फाउंडेशन में करी थी उससे ज़्यादा मेहनत इंटर में जो है नहीं जो है करनी, ठीक है। तो चलो इसी के साथ अब जो है शुरू करते हैं आपका पेपर नंबर 1। हाँ जी, पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग। लो जी, तो भाई आपके पास एक बुकलेट होगी, तो भाई आपके पास एक प्यारी सी बुकलेट जो है होगी, वो आप जो है निकाल लीजिए। तो भाई आज शुरू कर रहे हैं पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1, पेपर का नाम है एडवांस अकाउंटिंग। लो जी, तो भाई अकाउंट्स के लिए आपको कोई रजिस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारे नोट्स दूंगा, इसी में आपको जो है लिखना होगा, ठीक है। तो बाकी सारे सब्जेक्ट में शायद आपको रजिस्टर चाहिए होगा, पर मेरे जो सब्जेक्ट हैं ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंट्स में पढ़ाऊंगा और ग्रुप 2 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैं जो है पढ़ाऊंगा। तो 2 सब्जेक्ट में आपको रजिस्टर नहीं चाहिए होगा, बाकी हाँ आपको सिर्फ इसी पर मैं आपको प्रिंट आउट दे रहा हूँ, इसी नोट्स में हम सारा काम जो है हम करेंगे। लो जी, तो हमारा पेपर नंबर 1 क्या नाम है, एडवांस अकाउंटिंग। फाउंडेशन में क्या था, बेसिक अकाउंटिंग। फाउंडेशन ने बेसिक अकाउंटिंग जो है सीखी थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब एडवांस लेवल की हमें अकाउंटिंग जो है हमें सीखनी है, ठीक है जी। और इस पेपर में सिर्फ 3 ही चैप्टर्स हैं, मतलब आपके पूरे कोर्स में सिर्फ मुझे 3 चैप्टर्स जो है पढ़ाने। 3 चैप्टर आप कर लो, आपका एडवांस अकाउंट जो है हो जाएगा। तो भाई 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1, हाँ जी, ये चैप्टर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो भी पहला चैप्टर आज हम शुरू करेंगे, जिसका नाम क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये आपका पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर ये आपका है कंपनी अकाउंट्स। ये आपका चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स। ये आपने क्लास 12 में पढ़ा होता है ऑलमोस्ट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। सीए फाउंडेशन में हमने फाइनल अकाउंट्स कौन कौन सीखे थे, सोल प्रोप्राइटर का सीखा था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सीखा था और पार्टनरशिप सीखा था। कंपनी अकाउंट्स का बेसिक सीखा था, इश्यू ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इतना सीखा था। अब फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं वो अपने को इंटर में जो है सीखना है। और एक चैप्टर नंबर 3 है ब्रांच अकाउंटिंग। और एक चैप्टर हमारा क्या है, ब्रांच अकाउंटिंग का जो है चैप्टर जो है आ रहा है, ठीक है जी। 3 ही चैप्टर मुझे जो है पढ़ाने हैं। लगभग 60-65 क्लासेस जो है लगेंगी। 60-65 क्लासेस में ये 3 चैप्टर्स जो है हमारे जो है हो जाएंगे। और अगर वेटेज की बात करें, ब्रांच अकाउंटिंग हर पेपर में 6 नंबर का एक सवाल जो है आ रहा है, ना तो कम ना तो ज़्यादा। तो 6 नंबर का सवाल एक ब्रांच अकाउंटिंग का जो है आता है, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स की बात करें तो 14 नंबर का एक सवाल पेपर में जो है आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है, मान लीजिए बैलेंस शीट बना रहा है, तो 14 नंबर का सवाल ये आपका जो है आपका आता है, प्लस एक 6 नंबर का और टॉपिक इसी के अंदर है, वो मानकर चलें, ठीक है जी। तो ये आपका, या मैं इसको हाँ 6 नंबर के आसपास जो है मानकर चलें, तो 20 और 6 कितना हो गया, 26। बाकी सारा चैप्टर 1 कितना हो गया, लगभग 70 से 80 नंबर। बस एक यही चैप्टर हमें जो है पढ़ना है। तो चैप्टर 1 जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बस ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये पेपर में सबसे ज़्यादा जो है आ रहा है। 70 से 80 नंबर ये रहेगा। कंपनी अकाउंट्स 14 + 6 20 नंबर मानकर चलें। ब्रांच अकाउंटिंग 6 नंबर जो है आप मानकर चलें। इतना सा बस सिलेबस है और ये सिलेबस बस हमारा पूरा हुआ, आपका पहला पेपर जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है,
हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसको आज से हम शुरू जो है कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आप सब तैयार हैं? तुम्हारा पहला चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें, दीज आर इशूड बाय ICAI। हाँ जी, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने इशू करे हैं? ICAI। ICAI की फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिनके यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन जो है कराया है, जो आपको डिग्री जो है देगा। कौन सी डिग्री देगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट की। तो भाई ये एक बॉडी है, बहुत ही रेप्यूटेड बॉडी है अक्रॉस द वर्ल्ड। अक्रॉस द वर्ल्ड भाई ICAI की बात करें तो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड पूरे वर्ल्ड में इस समय बहुत ज़्यादा जो है चल रही है। तो एक बॉडी है जो वाकई इतने वर्ल्ड क्लास चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है बना रही है, और वंस यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरे वर्ल्ड में आपकी प्लेसमेंट जो है हो रही है। तो इस बॉडी ने क्या इशू करे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है भाई? ये एक स्टैंडर्ड है, टॉप मोस्ट, ये एक स्टैंडर्ड है। तो इस बॉडी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इशू करे हैं कि हम बताते हैं अकाउंट्स अगर बेस्ट बनानी हो, क्या स्टैंडर्ड है, टॉप मोस्ट अकाउंटिंग अगर करनी हो, हम आपको जो है बताते हैं कि इस तरीके की अकाउंटिंग अगर आप करते हैं, दीज आर द बेस्ट अकाउंटिंग। क्या ये बात क्लियर है? और क्योंकि अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, इसलिए अब बेस्ट अकाउंटिंग क्या है, तभी पेपर में ये 70 से 80 नंबर का है कि अब हम बहुत तरीके से जो है पढ़ेंगे बेस्ट अकाउंटिंग कैसे जो है होनी, हर एक चीज़ की अकाउंटिंग कैसे जो है करनी है, वो सारा हमें जो है पढ़ना है। टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं? 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो भाई 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो कहने को 27 चैप्टर्स कहना चाहिए। ऐसे चैप्टर के 27 सब यूनिट है, और हर चैप्टर 4 नंबर 6 नंबर 4 नंबर 6 नंबर करेंगे, तो टोटली कितना हो गया? 70 से 80 नंबर इसलिए जो है आ रहा है। तो इसके अंदर 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हमें पढ़ने हैं। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अलग अलग वेटेज है, पर मोर और लेस मान के चलें हर अकाउंटिंग से 5-6 नंबर का जो है आएगा। तो कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, इसलिए ये टोटल मिला के 70 से 80 नंबर का जो है बनता है। ठीक है, और इसकी जो नंबरिंग है वो कहाँ से शुरू है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 से। हर की एक नंबरिंग है, AS1 AS2 AS3 AS4। फाउंडेशन में कुछ कुछ पढ़ा होगा। एक आपने AS2 थोड़ा सा फाउंडेशन पढ़ा था, कौन से चैप्टर पे? इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन अब पूरा डिटेल में जो है पढ़ेंगे। फाउंडेशन में थोड़ा सा चैप्टर हमने पढ़ा था, अब डिटेल में ये पूरा जो है पढ़ना है। ऐसी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फाउंडेशन में याद हो, AS10 कौन से चैप्टर में पढ़ा था? डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन में AS10 हमने थोड़ा सा जो है लिया था, उसको डिटेल में जो है पढ़ना है। ऐसी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और याद करो, फाउंडेशन में पढ़ा था AS26 इंटेंजिबल एसेट। तो भी AS10 टेंजिबल एसेट था, AS26 इंटेंजिबल। उससे रिलेटेड हमारे फाउंडेशन में चैप्टर क्या था? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। फिर इससे डिटेल में जो है पढ़ना है। तो ऐसे करके सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब पूरा डिटेल में जो है हम जो है पढ़ेंगे। तो AS1 से शुरू करके कहां तक जाएगा? AS29 तक जाएगा। ठीक है, तो नंबरिंग कहां से होगी? AS1 से लेके AS29 तक। तो सर कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने चाहिए? 29। इसमें 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिलीट हो गए, तो टोटल अब कितने रह गए? 27। तो है 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पर नंबरिंग AS1 से लेके कहां तक जाएगी? AS29 तक जो है जाएगी। ठीक है, और आज शुरू करते हैं किससे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से। तो भाई आज हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से जो है शुरू करते हैं। पेपर में वेटेज 4 नंबर के आसपास जो है मानकर चलें। 4 नंबर की वेटेज या तो सब्जेक्टिव में 4 नंबर का आ सकता है, या 2 MCQ 2-2 नंबर के जो है आ सकते हैं। तो मोर और लेस 4 नंबर आने को हो सकता है, एक भी नंबर का ना है, होने को हो सकता है 6 नंबर आ जाए, पर एक एवरेज और पैटर्न चेक किया 4 नंबर के आसपास ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है आपका आता है। ठीक है जी, आई होप सारा ठीक चल रहा है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे आप सबका ठीक चल रहा है? चलो जी, ऑनलाइन बच्चा कह रहे सर आरती करवा दो।
करवा देंगे, आरती भी करवा देंगे। अभी तो क्लास की शुरुआत है, सब कुछ करेंगे, आरती भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है करेंगे। आपकी क्लास में मेडिटेशन भी जो है हम करेंगे। तो पूरा 1 साल है तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आज की क्लास तो नहीं, आज की क्लास में क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी आए हैं। अच्छा, अगर पूछ लेता हूँ कितने ऐसे बच्चे जो फाउंडेशन मुझसे ही पढ़ चुके हैं? ऑलमोस्ट सारे। और कितने ऐसे जो फर्स्ट टाइम मेरा चेहरा देख रहे हैं, इंटर में फर्स्ट टाइम मिले हैं? हाँ, तो बहुत सारे बच्चे अभी फर्स्ट टाइम मुझसे जो है मिले हैं। तो अभी थोड़ा सा अपना इंप्रेशन बना लो उनके सामने, ठीक है? एक बार इंप्रेशन बनाता हूँ, उसके बाद फिर सब कुछ करेंगे। जो फाउंडेशन में किया था वो तो करें प्लस एक्स्ट्रा भी इंटर में जो है करेंगे, ठीक है? चलो, और बच्चे क्या कह रहे हैं? सर इंटर का रिजल्ट तो बहुत कम आता है, ऐसा क्यों? मुझसे बच्चे नहीं पढ़ते ना, है ना? पूरा इंडिया मुझसे नहीं पढ़ रहा, हमारा रिजल्ट इंडिया का बेस्ट आ रहा है। जैसे फाउंडेशन की बात करें, फाउंडेशन रिजल्ट पूरे इंडिया का तो अलग ही चल रहा है, आज तक कोई रीज़न नहीं है। अब आपसे अगर पूछें फाउंडेशन क्या इतना मुश्किल था? पर दुनिया भर भर के फेल होती है, क्यों? तरीके से नहीं पढ़ते। इन शॉर्ट, मुझसे नहीं पढ़ते। जो मुझसे पढ़ रहा है वो पास हो रहा है, जो मुझसे नहीं पढ़ रहा मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। ऐसी इंटर में हमारा रिजल्ट इंडिया का बेस्ट आता है। पर हाँ, दुर्भाग्य है, कई बच्चे हमसे नहीं पढ़ते, वो फेल हो जाते, तो इसका हम कुछ भी जो है नहीं कर सकते, ठीक है? चलो, एनीवेज वापस जो है आई। तो भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 तरीके से जो है शुरू करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का नाम क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे जो है करनी है, उसको जो है पढ़ना है। तो क्या आप सीए फाउंडेशन आपको याद है या भूल गए हो? थोड़ा सा याद है, थोड़ा भूल गए, तो सारा फिर से रिवाइज जो है करेंगे, सारा फिर से रिवाइज जो है करना है। और तभी फाउंडेशन ने बताया था, फाउंडेशन अगर तरीके से पढ़ा होगा इंटर में हेल्प होगी, और अगर फाउंडेशन में मस्ती करी होगी तो इंटर में थोड़ा सा आपको तंग जो है होंगे, क्योंकि फाउंडेशन का सारा सिलेबस मान के चले इंटर में फिर से जो है करना है। पर अब एक्सपेक्ट क्या किया जाता है? जो नए टॉपिक हैं उसको हम डिटेल में करेंगे, और फाउंडेशन हम क्या करेंगे? बस रिवाइज करेंगे। क्योंकि अगर फाउंडेशन फिर से मुझे पढ़ाना पड़ गया तो फाउंडेशन फिर से पढ़ाएंगे, इंटर पढ़ाएंगे, वो नहीं होता। तो फाउंडेशन को रिवाइज करेंगे और इंटर को अच्छे से जो है पढ़ेंगे। इसलिए आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फाउंडेशन प्लीज़ अच्छे से जो है आप पढ़ लीजिएगा। तो आपके पास फाउंडेशन के नोट्स होंगे, अच्छे से जो है पढ़ लेना। और जिन बच्चों की डायरेक्ट एंट्री, ऐसा कोई बच्चा है जो ग्रेजुएशन के बाद सीधा इंटर में आ रहा हो? अच्छा, ऐसा एक बच्चा है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं, तो आपने बीकॉम में इन्वेंट्री पढ़ा होगा, ठीक है। तो कई बच्चे होते हैं, आपको पता होगा इंटर में आने का एक तरीका क्या होता है, फाउंडेशन करके आप इंटर में आते हैं। दूसरा तरीका, अगर आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है तभी आप डायरेक्टली आप इंटर में जो है आ जाते हैं। तो आपने इन्वेंट्री कुछ हद तक बीकॉम में जो है पढ़ा होगा, ठीक है। और जिनकी भी डायरेक्ट एंट्री है, बस आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर हो सके तो आईसीए का फाउंडेशन का जो स्टडी मटेरियल है एक बार आईसीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, या आईसीए से आप हार्ड कॉपी परचेज कर लो और एक बार बस रीडिंग कर लेना, ठीक है। एज सच इंटर में पेपर में फाउंडेशन का नहीं आएगा, पर आपको पता होना चाहिए। बस मेरा मानना है कि भी क्योंकि उसका जब आर्टिकलशिप में जाओगे तो एटलीस्ट कुछ नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो जिनकी भी डायरेक्ट एंट्री है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बस आप आईसीए का अकाउंट्स का आपकी जो बुक है एक बार नॉवल की तरह पढ़ते चले जाना। जैसे जब ये चैप्टर कराऊं तो ये चैप्टर के साथ साथ फाउंडेशन पढ़ लेना, आपको समझ सारा जो है आ जाएगा। और कहीं अटक जाओ मुझसे पूछ लेना, कहीं भी अटक जाओ, जो जिनकी भी डायरेक्ट एंट्री आप मुझसे जो है पूछ लेना। इंटर में मोस्ट प्रोबेबली, मतलब लाइकली यही है कि इंटर में जो नए टॉपिक है वो पूछते हैं, पर हाँ कई बार फाउंडेशन वाला भी पूछ लेते हैं। तो मैं फाउंडेशन भी सारा पता होना चाहिए। चलो तो भाई शुरू करते हैं, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे जो है होती है। तो भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। सिर्फ इन्वेंट्री की वैल्यू बैलेंस शीट में हम जब यहाँ पे स्टॉक इन्वेंट्री करेंगे किस वैल्यू पर दिखाना है, या मुझे ट्रेडिंग अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो यहाँ बाय क्लोजिंग स्टॉक आता है, किस वैल्यू पर दिखाना है, उससे रिलेटेड ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एट विच इन्वेंट्रीज आर कैरिड आउट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। ये बताओगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, और बैलेंस शीट को कंबाइंड क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में
आपकी इन्वेंट्री किस वैल्यू पर दिखाना है, बैलेंस शीट पर किस वैल्यू पर दिखाना है, उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अनटिल दे आर सोल्ड। और जब ये सामान बिक जाता है तब ये क्या बन जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हम इन्वेंट्री बैलेंस शीट पर नहीं दिखाते, ठीक है जी। और वही आप चेक करें, इन्वेंट्री क्या क्या चीज़ें होती हैं, फाउंडेशन पढ़ा था, फिर से रिवाइज करेंगे। इन्वेंट्री 3 चीज़ों की होती है। 3 चीज़ें कौन कौन सी, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होती है, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, तीसरा फिनिश गुड। 3 चीज़ों की इन्वेंट्री जो है, स्टॉक हमारे पास होता है। जैसे हमारी अगर बात करें तो 3 चीज़ों की इन्वेंट्री है। हम आपको क्या दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं, तो जो बुक्स हैं वो हमारा क्या है, फिनिश गुड। किताब प्रिंट करके हमारे स्टॉक में रखा है, उसको क्या बोलेंगे, फिनिश गुड। दूसरा क्या हो सकता है, अब किताबें प्रिंट करनी है, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, पेपर। हम मार्केट से पेपर परचेज करके किताबें बना रहे हैं, तो पेपर में लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल। पेपर में लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल। तो मेरे पास कुछ पेपर का स्टॉक पड़ा होगा, कुछ मेरे पास किताबों का स्टॉक पड़ा है, और कुछ मेरे पास क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब किताबें प्रिंट हो रही हैं पर भी किताब बनी नहीं है। किताब बनने में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। पहले क्या होगा, प्रिंटिंग होगी, प्रिंट होने के बाद उसकी बाइंडिंग होती है, उस पर एक टाइटल कवर बनता है, तब पूरी किताब जो है बनती है। तो हो सकता है किताब प्रिंट तो हो गई पर अभी बाइंडिंग जो है नहीं हुई है, या किताब बाइंड हो रही है, अभी टाइटल कवर जो है, कवर पेज अभी लगना है, तो वो भी तो मेरा स्टॉक है, वो भी मेरा स्टॉक है। तभी किताबें क्या प्रिंट होके पड़ी हैं, लाखों पेपर जो हैं पड़े हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। तो अब 31 मार्च को ये तीनों स्टॉक की मुझे वैल्यूएशन जो है सीखनी है कि रॉ मटेरियल किस वैल्यू पर मुझे दिखाना है, वर्क इन प्रोसेस किस वैल्यू पर दिखाना है, और फिनिश गुड किस वैल्यू पर दिखाना है। इतना सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये हमारा आएगा। तो ये आप चेक करें, इन्वेंट्री क्या है, एसेट है, तभी तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ये मेरा क्या है, एसेट है। 3 प्रकार के एसेट हो सकते हैं, या तो हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो मेरी क्या है, किताबें। तो यहां पे लिख लो फॉर एग्जाम्पल फिनिश गुड। तो भाई जो भी फिनिश गुड्स है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इन्वेंट्री। थोड़ा सा और बारीकी से पढ़ेंगे, हेल्ड फॉर सेल कह रहे उन सब को हम क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री, जो हम बेचते हैं। तो क्या मैं मशीनरी बेचता हूं कि नहीं बेचता, बेचता तो मशीनरी भी हूं। जब वो मशीनरी की लाइफ खत्म हो जाएगी फर्नीचर बेचूंगा, जब मशीनरी की लाइफ खत्म हो जाएगी फर्नीचर की, लैंड एंड बिल्डिंग बेचूंगा तो जरूर। पर क्या मैं ऑर्डिनरी कोर्स में क्या यही मेरा बिजनेस है, मैंने कहा नहीं। तो हमने कहा लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी वो भी एक टाइम के बाद बिकेगी, उसको मैं इन्वेंट्री नहीं कह रहा। इन्वेंट्री किसको कह रहा हूं, जो मैं नॉर्मली, मेरा बिजनेस ही इसी चीज का है। मेरा बिजनेस किस चीज का है, किताबें हम सेल करते हैं, किताबें सेल करते हैं। तो मैंने कहा किताबों की इन्वेंट्री जो है मैं करूंगा। पर आप सबको पढ़ाने के लिए हमने कुर्सियां रखी हुई हैं, तो कुर्सियां कुछ टाइम के बाद इसको भी हम बेचते हैं। जब कुर्सी की लाइफ खत्म हो जाएगी तो ये चेयर्स भी हम बेचेंगे, नई कुर्सियां लेकर आएंगे। तो क्या कुर्सियों को मैं स्टॉक कहूंगा, नहीं, कुर्सियों को स्टॉक जो है नहीं कहता। वो मेरा प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में जो है, फर्नीचर के अंदर जो है आ जाता है। तो उस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 लगेगा। कुर्सियों पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ये जो मेरा पैनल है जिससे मैं पढ़ा रहा हूं, एक टाइम के बाद ये भी मैं बेचूंगा, पर ये मैं इन्वेंट्री में नहीं दिखाता, ये मेरा प्लांट मशीनरी के अंदर आएगा। इस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये पता होना चाहिए किसको हम इन्वेंट्री कहें और किसको हम दूसरे एसेट में। तो एसेट बहुत सारे हैं। तो मेरा जो इक्विपमेंट है, ये जो पैनल है, ये जो प्रोजेक्टर है, इसको हम इन्वेंट्री नहीं कहेंगे। इस पर हम क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन। पर जो इन्वेंट्री किताबें हैं, क्या उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, नहीं। पेपर जो मैंने परचेज करा, क्या उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, नहीं। तो इसलिए अब आपको पता होना चाहिए, अगर इन्वेंट्री हुई उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। और अगर मेरा दूसरा एसेट है जो AS 10 में आएगा, टेंजिबल इनटेंजिबल, AS 26 जो बाद में पढ़ेंगे उस पर चर्चा करेंगे, अगर वो वाला एसेट बना उस पर क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे। और भी बहुत सारे एसेट होते हैं कहीं पर दोनों चार्ज नहीं करते, जैसे कैश। कैश क्या है, इन्वेंट्री भी नहीं बोलता, उसको मैं टेंजिबल एसेट भी नहीं बोलता, वो अलग। कैश एंड बैंक बैलेंस तो वो अलग चीज़। सबके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग जो है चलेंगे, ठीक है। तो अभी अगर बात करें तो ये एक
पर्टिकुलर एसेट है, सारे के सारे एसेट नहीं है। तो अब आपको ध्यान से अब एक एक चीज बारीकी से जो है पढ़ेंगे। तो बैलेंस शीट में एसेट बहुत सारे होते हैं। कौन सा एसेट इन्वेंट्री कहा जाएगा? जो हम रखते हैं बेचने के लिए ऑर्डिनरी कोर्स में, जो नॉर्मली मैंने बेचने के लिए रखा है उसको मैं इन्वेंट्री कहूँगा। जैसे मेरी इन्वेंट्री क्या है? किताबें मेरी इन्वेंट्री जो है आएगी, मैं ऑर्डिनरी रखता हूँ बेचने के लिए। पर मेरे लिए क्या कुर्सियाँ इन्वेंट्री में आएगा? नहीं। क्यों? मैंने कुर्सियाँ खरीदी हैं आपको बिठाने के लिए, वो इन्वेंट्री नहीं है। पर जिससे मैंने कुर्सियाँ खरीदी हैं, वो जो कुर्सियों का जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए कुर्सियां क्या है? इन्वेंट्री। वो कुर्सियां बनाता है या खरीदता है बेचने के लिए। तो जिससे मैंने कुर्सियां खरीदी उसके लिए कुर्सियां क्या है? इन्वेंट्री। मेरे लिए कुर्सियां क्या है? फर्नीचर। क्या ये बात समझ आती है? तो मैं जब चेयर्स खरीदूंगा उस पर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, और जो सेलर है जिससे मैंने कुर्सियां खरीदी थी वो कुर्सियां स्टॉक में दिखाएगा। क्या ये बात समझ आती है? इसलिए ये माइंड में मत रखना, कोई पूछे कुर्सियां क्या होती है, फर्नीचर क्या होता है, एसेट होता है, मतलब एसेट तो है, क्या ये टेंजिबल एसेट है या स्टॉक है? हमने कहा डिपेंड करेगा किसके पास कुर्सियां हैं। क्या ये बात समझ आती है? तो मैंने कहा प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो जो मशीनरी बेच रहा है उसके लिए मशीनरी क्या है? इन्वेंट्री। उसके लिए मशीनरी, जो मशीनरी बनाकर बेचता है उसके लिए क्या है? इन्वेंट्री। मेरे लिए मशीनरी, मैंने एसी इंस्टॉल करा तो एसी मेरे लिए क्या होगा? टेंजिबल एसेट। तो मैं एसी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, पर जो एसी सेलर है उसके लिए एसी क्या है? इन्वेंट्री है। क्या ये बात समझ आती है? तो मैंने कहा अब थोड़ा थोड़ा और डिटेल में जो है चलना है। तो कोई पूछे कि एसी क्या होता है, मैंने कहा पहले ये बताओ किसके पास एसी है। एसी सेलर के पास अगर एसी है वो उसका इन्वेंट्री में जाएगा, उसकी वैल्यूएशन अलग होगी। और मेरे लिए एसी क्या है? वो प्लांट एंड मशीनरी में जाएगा, उसकी वैल्यूएशन अलग होगी। सब कुछ अलग अलग जो है चलेगा। कुछ की बात समझ आती है? दूसरा हमने कहा इन्वेंट्री वो वाले एसेट हैं, कौन से वाले एसेट हैं? जो हम यूज करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल। तो हमने कहा प्रोसेस में है, किताबें बन रही हैं, किताबें बन रही हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्क इन प्रोसेस। तो हमने कहा ये भी मेरा इन्वेंट्री में आएगा, ये भी मेरा इन्वेंट्री में जो है आएगा। किताबें बन रही हैं, पेपर प्रिंट हो चुका है पर अभी बाइंडिंग होना बाकी है। तो फिलहाल अभी ये भी मेरा क्या है? इन्वेंट्री में जो है आ जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? और तीसरा इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल, और पेपर ही सीधा सीधा जो है पड़ा है, पेपर ही सीधा सीधा जो है पड़ा है। और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सप्लाईज में एग्जाम्पल दे सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने कहा पेपर इन्वेंट्री है, पर पेपर के साथ मान लीजिए बाइंड करने के लिए मुझे फेविकॉल भी चाहिए, कुछ ग्लू चाहिए, तो ग्लू का स्टॉक भी पड़ा होगा। तो मैंने कहा मुझे पेपर को बाइंड करना है, उसको चिपकाने के लिए ग्लू चाहिए, एडहेसिव चाहिए, तो उसका भी स्टॉक हमने रखा है, वो भी मेरा क्या जाएगा? इन्वेंट्री में जाएगा। तो उसकी भी तो इन्वेंट्री पड़ी होगी। बहुत सारे मेरे पास ग्लू का स्टॉक भी जो है पड़ा होगा। और इन दी रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, मेरा मेन बिजनेस किस चीज़ का है? किताबें बेचने का है? नहीं, मेरा मेन बिजनेस पढ़ाने का है। मेरा मेन बिजनेस पढ़ाने का है। पढ़ाने के लिए मुझे किताबें चाहिए, पढ़ाने के लिए मुझे किताबें चाहिए। मैं डायरेक्टली किताबें नहीं बेच रहा, पर मुझे पढ़ाने के लिए किताबें देनी है, उसके लिए मुझे पेपर रखना है। तो ये सारा भी क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री में जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लें फॉर एग्जाम्पल रॉ मटीरियल। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल। ठीक है जी, और आगे बढ़ जाएं तो लो जी चेक करें। एक छोटा सा काउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हमने शुरू करा है AS2। AS2 का नाम क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। हेडिंग याद होनी चाहिए, क्योंकि आप जब बिजनेस में जाएंगे तो जो भी टॉपिक आएगा तो पता होना चाहिए वो टॉपिक कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है, वो टॉपिक कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है। तो AS2 क्या डील करता है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। जब भी इन्वेंट्री की बात करेंगे हमें AS2 पे जो है जाना है। तो भाई AS2 पहले तो क्या बता रहे हैं? इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री क्या होती है? तीन चीज़ें जो है होती। पर अब पेपर में अगर सब्जेक्टिव आया, ये याद जो है करना है। तो भाई इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री आर
एसेट। पहला कौन सा? हेल्ड फॉर सेल। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्ड फॉर सेल। अगर इतना सा लिखा हो, ये नहीं लिखा, नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो प्लांट मशीनरी भी बेचेंगे। हमने कहा बेचना क्या चीज़ है? जो हम ऑर्डिनरी बेचते हैं उसकी बात जो है कर रहे हैं। अब इंटर में एक्सपेक्ट करते हैं तरीके से जो है पढ़ना है। सिर्फ लिख दिया हेल्ड फॉर सेल, उससे काम नहीं चलेगा। हेल्ड फॉर सेल इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दूसरा क्या है? प्रोसेस, आपका वर्क इन प्रोसेस की बात करें, इन द प्रोडक्शन और इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल। या फिर तीसरा, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ये आज आपका होमवर्क जो रहेगा, ये याद साइड बाय साइड जो है कर लेना। लो जी, उसके बाद छोटा सा टॉपिक, अब आते हैं इनकी वैल्यूएशन कैसे करनी है। तो तीन चीज़ों की बस वैल्यूएशन सीखनी है। किस किस की? रॉ मटेरियल की, वर्किंग प्रोसेस और फिनिश गुड। जिसमें फिनिश गुड की वैल्यूएशन आपने सीए फाउंडेशन में सीख रखी है। इंटर में क्या सिखाना है? रॉ मटेरियल और वर्किंग प्रोसेस। फिनिश गुड की वैल्यूएशन फाउंडेशन में आपने सीखी हुई है, उसको हम पूरा रिवाइज करेंगे। और हमें इंटर में क्या सीखना है? रॉ मटेरियल और वर्किंग प्रोसेस की वैल्यूएशन जो है सीखनी है। तो याद करो फिनिश गुड की वैल्यूएशन कैसे होती थी? इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड शुड बी वैल्यूड ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। हर आइटम की अलग अलग वैल्यूएशन जो है करते हैं। और कैसे करना था? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। क्या ये याद है या भूल गए हो? याद है? तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में क्या करते थे? याद करो, कॉस्ट निकालते थे। कॉस्ट कैसे निकालते थे? अलग अलग मेथड थे, फीफो मेथड, लीफो मेथड, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। फिर से रिवाइज करेंगे। पेपर में आने के चांसेस इस टॉपिक से कम है, पर रिवाइज हम करेंगे। पेपर में आने के चांसेस क्या है? जो इंटर में अलग से पढ़ेंगे। रॉ मटेरियल और वर्किंग प्रोसेस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो भी पढ़ेंगे। और फाउंडेशन का जो पढ़ा था उसको रिवाइज जो है करेंगे। तो फिनिश गुड की वैल्यूएशन कैसे करते हैं? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो पहले तो कॉस्ट निकालना फिर से एक बार सीखेंगे, फीफो से, लीफो से, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, ऐसे जो हम निकालते थे। दूसरा क्या करते थे? एनआरवी। एनआरवी कैसे निकालते थे? सेल्स में से सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करके, जो डायरेक्ट होते थे, सेल्स में से कोई सेलिंग कमीशन है माइनस करके क्या निकालते थे? एनआरवी। कॉस्ट और एनआरवी उसको जो है कंपेयर करते थे, और जो भी कम होगा उस पर वैल्यूएशन जो है अपन जो है करते थे। कुछ कुछ याद होगा? ठीक है जी। और आगे चेक करो, और आइटम बाय आइटम अभी इसी को चर्चा जो है करेंगे। और फिर आगे आओ, कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती थी फिर से याद करें। इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती थी? इन्वेंट्री कॉस्ट में वो सारा खर्चा जो फैक्ट्री तक आने तक का है। याद होगा, फैक्ट्री तक का सारा खर्चा। इसका मतलब हम शोरूम में गए, शोरूम में हमने क्या लिया? सामान खरीदा। शोरूम में हमने क्या लिया? सामान खरीदा। अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया तो क्या करना पड़ेगा? माइनस कर देंगे। उसमें अगर कोई टैक्स है, नॉन रिफंडेबल है, उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सामान आ गया, उसके बाद क्या करना है? अगर कोई पैकिंग का खर्चा है, ऐड करेंगे। वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ऐड करेंगे। रास्ते की ट्रांसिट इंश्योरेंस है, ऐड करेंगे। कोई टोल टैक्स पे करा है, ऐड करेंगे। ट्रक में सामान डालने का खर्चा, जिसको क्या बोलते हैं? लोडिंग चार्जेस, ऐड करेंगे। सामान फैक्ट्री में आ गया, उसको अनलोड करा, अनलोडिंग चार्जेस क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो फैक्ट्री तक का सारा खर्चा मुझे क्या करना है? ऐड जो है करना है। ठीक है, आई होप अच्छे से याद है। तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है, चाहे फाउंडेशन में या बीकॉम में आपने पढ़ा होगा, फिर से रिवाइज करते हैं। फाउंडेशन में डिटेल में जो है पढ़ा था, तो चेक करें। सबसे पहले परचेज कॉस्ट, हम शोरूम में गए, उससे पूछा भाई कितने रुपए का है, उसने बताया। अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो वो क्या होगा? माइनस जो है होगा। कैश डिस्काउंट यहां माइनस नहीं होता। कैश डिस्काउंट याद करें, वो कैश डिस्काउंट कहां जाता है? कैश बुक में। और ट्रेड डिस्काउंट कहाँ जाता है? परचेज बुक में। फाउंडेशन में सब चीज़ें जो है पढ़ी थी, इसलिए जिनकी डायरेक्ट एंट्री है बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फाउंडेशन स्टडी मटेरियल प्लीज ओवरव्यू पढ़ लेना, अच्छे से करते जो है चले जाएंगे। जो जो इंटर में इंपॉर्टेंट होगा वो तो मैं सारा करा रहा हूँ, जो इंटर में इंपॉर्टेंट नहीं है पर हाँ इंपॉर्टेंट है, वो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आईसीए का स्टडी मटेरियल जो है आप पढ़ लेना, और कोई भी डाउट हो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, फिर से याद करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट जब परचेज बुक बनाते हैं उसमें इनर कॉलम में
ट्रेड डिस्काउंट माइनस जो है करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, पर जब कैश डिस्काउंट देते हैं वो आपके डिस्काउंट कॉलम में जो है जाता है। तो हम परचेज डिस्काउंट परचेज से माइनस जो है करते हैं। उसके बाद क्या है, ऐड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। अगर टैक्स का रिफंड नहीं मिल रहा तो क्या होगा, परचेज में ही ऐड हो जाएगा, और अगर रिफंड मिलता है तो उसका अलग अकाउंट जो है बनता है। ये भी सीए फाउंडेशन में कुछ कुछ याद करो, कुछ कुछ याद करो। अगर क्रेडिट मिलता था, इसकी भी अकाउंटिंग फाउंडेशन पढ़ी थी, अकाउंटिंग याद करो। अगर हमने कहा नॉन रिफंडेबल है तो हमें क्या करना है, परचेज में ऐड करते थे, और अगर रिफंडेबल होता था, जिसका क्रेडिट मिलता था, कौन सा अकाउंट खुलता था, इनपुट जीएसटी अकाउंट। कौन कौन सा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। जिन बच्चों ने फाउंडेशन नहीं पढ़ा कोई इश्यू नहीं है, अब इंटर में तो पूरा सब्जेक्ट ही आपको पढ़ना है टैक्सेशन, उसमें आप पूरा डिटेल में जो है पढ़ते चले जाओगे। पर अकाउंटिंग में अभी फिर से आपको रिवाइज जो है कराऊंगा। उसके बाद क्या है, लोडिंग चार्जेस। लोडिंग चार्जेस क्या होते हैं, सामान ट्रक में लोड करने का खर्चा ऐड करेंगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, रास्ते का जो भी खर्चा है ऐड करेंगे। ट्रांजिट इंश्योरेंस, अगर आपने रास्ते की इंश्योरेंस कराई है उसको ऐड करेंगे। कोई टोल टैक्स आपने पे किया उसको ऐड करेंगे। फिर फैक्ट्री में सामान ट्रक से उतारने का खर्चा परचेज में ही ऐड होगा। फिर अगर आपने कोई डायरेक्ट वेजेस, ये आपका जो है यहाँ तक का जो खर्चा है लिख लो, ये खर्चा किसका हुआ, रॉ मटेरियल का। ये खर्चा किसका हुआ, रॉ मटेरियल का। तो हमने खर्चा सारा रॉ मटेरियल का जो है आ गया। उसके बाद फिर याद करो, सीए फाउंडेशन में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर आपने पढ़ा होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रॉ मटेरियल आता है, फिर क्या आता है, डायरेक्ट वेजेस जो है आते हैं। फाउंडेशन पे थोड़ा सा याद करें। तो फाउंडेशन में फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर याद होगा, जिन्होंने बीकॉम में पढ़ा होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डायरेक्ट मटेरियल आया, ये मटेरियल खर्चा, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस आता है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, वो क्या बनता था, प्राइम कॉस्ट। जिन बच्चों ने फाउंडेशन पढ़ा अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तसल्ली रखना, ये कॉस्टिंग में पूरा एक चैप्टर जो है हम पढ़ेंगे। तो फिर क्या आता था, प्राइम कॉस्ट, और उसके बाद फिर क्या आता था, फैक्ट्री ओवरहेड। तो भाई फैक्ट्री ओवरहेड की एलोकेशन जो है करते थे, फैक्ट्री ओवरहेड की एलोकेशन करते थे। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से फिर फिनिश गुड की कॉस्ट जो है बनती थी। ठीक है जी, कुछ कुछ बात समझ आती है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर हमने कहा, चाहे रॉ मटेरियल कॉस्ट हो या फिनिश गुड कॉस्ट हो, ये सारी चीज़ें जो है हमारी आती हैं। पर ये अभी एक ओवरव्यू है, इसको डिटेल में बहुत अच्छे से जो है अपने को पढ़ना है। ठीक है, पर एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन पढ़ी थी, फिर से मैं रिवाइज कराऊंगा। तो एक बार यहाँ पर लिखें, अगर परचेज प्राइस, मान लेते हैं परचेज प्राइस है 1,00,000 रुपए और आपने जीएसटी पे करा है एट द रेट ऑफ 10%। आपके इंटर में पूरा सब्जेक्ट है टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सारा पढ़ोगे। जीएसटी कैसे चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, किस पे चार्ज होता है, कौन पे करेगा, कैसा पेगा, सारा पढ़ेंगे। तो ये कितना हो गया, 10,000। तो टोटल आपने पे कितना किया, 1,10,000। टोटल आपने कितना पे किया जी, 1,10,000। अब मैंने कहा दो बातें हो सकती हैं, ये जो जीएसटी है ये रिफंडेबल भी हो सकता है या नॉन रिफंडेबल भी हो सकता है। इसमें नॉर्मली आप इंटर में जब टैक्स में पढ़ोगे तो इसका क्रेडिट मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता। अगर क्रेडिट मिलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफंडेबल। क्रेडिट नहीं मिलेगा तो क्या बोलते हैं, नॉन रिफंडेबल। तो लिख लें, हमने कहा ये टैक्स है रिफंडेबल हो सकता है और ये टैक्स नॉन रिफंडेबल हो सकता है। ठीक है जी। तो भाई अब मुझे ध्यान से बताओ, मैंने 1,00,000 का सामान खरीदा, उस पर टैक्स मैंने पे करा है 10,000। टोटल मैंने कितना पे किया, 1,10,000। इसकी एंट्री क्या होगी अगर टैक्स रिफंडेबल हो? जिन्होंने फाउंडेशन पढ़ा है तो जल्दी से बता सकते हो। अब इसकी एंट्री क्या होगी, नीचे तो आएगा टू बैंक, कितना, 1,10,000। अब बताओ
परचेज अकाउंट में कितना जाएगा? हाँ जी, परचेज अकाउंट में कितना जाएगा? 1 लाख। ठीक है जी, और 10,000 क्योंकि रिफंडेबल है, तो बताओ क्या करोगे? इनपुट, एक शब्द आएगा इनपुट जीएसटी अकाउंट। ठीक है जी, इनपुट जीएसटी अकाउंट। अभी मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा कि इनपुट सीजीएसटी आएगा कि एसजीएसटी आएगा कि आईजीएसटी आएगा। एक बार अकाउंटिंग इतना जो है आपको समझ जो है आया। अगर ये रिफंडेबल है तो हम परचेज कितना दिखाएंगे? 1 लाख का, और हमने कहा इनपुट जीएसटी अलग दिखाएंगे। और अगर ये नॉन रिफंडेबल है, इसका मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो बताओ जी क्या एंट्री होगी? हाँ जी, तो एंट्री क्या होगी? हमने कहा जी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से कितना पैसा गया? 1,10,000, और अब परचेज में कितना आ जाएगा? 1,10,000। क्या ये बात समझ आती है? ये सब फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, और जिन्हें फाउंडेशन में नहीं पढ़ा, आई होप बात समझ आ रही होगी। तभी मैंने कहा ध्यान से चेक करो, कॉस्ट में नॉन रिफंडेबल क्या होता है? ऐड होता है। तो जैसे नॉन रिफंडेबल हुआ, हम कॉस्ट में ही इसको क्या करेंगे? ऐड जो है करते चले जाएंगे। ऐसे ही अब अगर लोडिंग चार्जेस पे किया होगा, परचेज में ही ऐड करते जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन होगा, परचेज में ही ऐड करते जाएंगे। टोल टैक्स होगा, परचेज में ही ऐड करते जाएंगे। सब क्या करेंगे? परचेज में ही ऐड जो है करते जो है चले जाते। सारा का सारा परचेज में ही ऐड होगा, इसका अलग अकाउंट नहीं बनता। आई होप यहां तक सारी बात क्लियर है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो? लो जी आराम से चेक करो, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो? ठीक चल रहा है? एक बार फिर से पूरा रिवाइज जो है कर लेते हैं। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? नीचे देखेंगे जो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? AS2। क्या नाम है उसका? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। क्लास में सारा याद करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कौन कौन सी हो सकती है? 3। कौन कौन सी? पहले इन्वेंट्री की डेफिनेशन कुछ कुछ याद हो। इन्वेंट्री आर एसेट। एसेट है कौन सा? पहला, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या ये याद हुआ? दूसरा, in the process of production of such sale, in the process of production for such sale, ये आपका आया। और तीसरा क्या है? in the form of material or supplies to be consumed in such production process or in rendering of services। क्या याद होता है? लगभग। देखो वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना, ठीक है? वर्ड टू वर्ड कब याद करना है? लॉ में। लॉ के अंदर तो कहते हैं वर्ड टू वर्ड याद करना होता है कि वो कानून है, पर यहां पर ऐसा नहीं। मोर और लेस आपको इतना भी याद हो गया, रफली 80% भी शब्द याद हो गए, काम हो जाएगा। बस इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनरी कोर्स, ये वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी थोड़ा ऊपर नीचे कर दो, फर्क जो है नहीं पड़ता। ठीक है जी। उसके बाद फिनिश गुड की वैल्यूएशन। फिनिश गुड की वैल्यूएशन कैसी होगी? ये इंपॉर्टेंट है, आइटम बाय आइटम। अभी इसको चर्चा करेंगे। सीए फाउंडेशन याद होगा तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड हमने पढ़ा था, अभी आ रहे आइटम बाय आइटम होगा। और दूसरा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पर अपने को जो है चलना है। पहली बात ये, कॉस्ट में क्या क्या आएगा? कॉस्ट में क्या क्या आएगा? वो सारा खर्चा गोडाउन तक लाने का, फैक्ट्री तक लाने का खर्चा। माइंड बस ये कंसेप्ट याद कर लो। तो हमने कहा मार्केट से सामान खरीदा, अगर उस पर ट्रेड डिस्काउंट है, परचेज से ही माइनस करते हैं, परचेज से ही माइनस करते हैं। और उसके बाद अगर नॉन रिफंडेबल है, परचेज में ही ऐड करते हैं। अगर रिफंडेबल हुआ, उसका अलग अकाउंट जो है बनता है। उसके बाद हमने कहा लोडिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, टोल टैक्सेस, अनलोडिंग चार्जेस, वो सारा का सारा खर्चा हमारा जो है कॉस्ट में आएगा। और फिर ये तो है रॉ मटेरियल, ट्रेडर के लिए ये फिनिश गुड भी हो सकता है। और अगर इससे सामान बन रहा है तो क्या बनेगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सी फाउंडेशन में आपने पढ़ा है, तो उसके अंदर क्या आएगा? मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस आते हैं, और फिर क्या आता है? हमने कहा ओवरहेड की एक वैल्यू जो है ये हमारी आती है, और उससे क्या बनता है? उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बन जाती है। ठीक चल रहा है? लो जी, ऑनलाइन वाले बच्चों किसी को कोई भी डाउट हो फटाफट से चैट में लिख दें, और अगर सबको समझ आ रहा है तो फर्स्ट मेरे को थम्स अप दे दें, या बढ़िया से स्माइली जो है मुझे भेज सकते हैं। ठीक है जी। ऑनलाइन बच्चा पूछ रहा है, सर ये जो बोथ ग्रुप की क्लासेस आपके यहाँ हम ले रहे हैं, सर क्या ये सारी आप यूट्यूब पे दे दोगे?
नहीं बेटा, समझो, आज चल रही है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब अभी सिर्फ मेरी मार्केटिंग चल रही है, तो 2-3 क्लासेस यूट्यूब पर जो है मिलेगी, उसके बाद आपको चंदा जो है देना पड़ेगा। मैं एक बनिया हूँ, ठीक है, मैं एक बनिया हूँ, और बनिए का धर्म होता है पैसा कमाना। ज़्यादा तो मैं नहीं कमाता, आपसे चंदा जो है मांगूंगा। तो 2-4 क्लासेस हम आपको यूट्यूब पर देंगे कि आप थोड़ा सा इंप्रेशन अगर हमारा अच्छा बन जाएगा, फिर आपको चंदा देना पड़ेगा, और आप जब चंदा देंगे फिर आपको एक लॉगिन जो है मिलेगा, और फिर आप उस लॉगिन के थ्रू, एक ऐप के थ्रू हमारी क्लासेस जो है आप देख पाएंगे। ठीक है, बच्चा पूछ रहा है सर क्या इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है? हाँ, इस क्लास की रिकॉर्डिंग जो है मिलती है। फिलहाल 2-3 क्लासेस यूट्यूब पर रहती हैं, वो तो आपको वैसे ही फ्री में मिल रही हैं। उसके बाद जो है हम आपसे चंदा लेंगे, और जैसे ही आप हमें चंदा देंगे, और चंदा देने के बाद फिर आपको एक ऐप मिल जाएगा, उस पर ये सारी रिकॉर्डिंग जो है आप देख सकते हैं। ठीक है जी, और आगे बढ़ जाए। चलो जी, फिर खेल को आगे बढ़ाते हैं, और आगे चेक करो। NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड, ये कैसे निकलेगी? वही सेम बात है, हमने कहा जो भी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, सामान क्योंकि बिका नहीं है, एक्चुअल तो नहीं बता सकता, लगभग हम इस पे बेचते हैं। 31 मार्च को स्टॉक पड़ा है, क्योंकि बिका नहीं है, सेल वैल्यू नहीं पता, इसलिए लगभग कितने में बेचते हैं वो बताएंगे। उसमें माइनस क्या करेंगे? एस्टिमेटेड कॉस्ट टू नेसेसरी टू मेक सच सेल। और बेचने में कोई डायरेक्ट अगर खर्चा है, मैं एडवर्टीजमेंट की बात नहीं कर रहा, पर अगर सेल्स कमीशन है उसकी बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी किताबें अमेजोन पर बिक रही हैं। अमेजोन आपको पता होगा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत कुछ बिकता है, और मान लेते हैं अमेजोन पर हमने अपनी किताबें लिस्ट करी, और अमेजोन हमसे 10% सेल्स कमीशन जो है चार्ज करता है। वो कहते हैं जो भी किताबें अमेजोन पे बुक करेगा उस पर 10% सेल्स जो है देना पड़ेगा। हमारी किताब मान लेते हैं 2000 की बिकती है, हमारी किताब MRP कितना है? 2000। अमेजोन उस पर कितने पैसे लेगा हमसे? 200 रुपये। तो मेरी किताब की NRV कितनी होगी? 1800। मेरी किताब की NRV कितनी होगी? 1800। तो मैंने कहा 2000 तो बिकता है, हम आपसे 2000 चार्ज करेंगे, पर अमेजोन बीच में 200 रुपये रखेगा, तो मेरी जेब में कितना आएगा? 1800 रुपये जो है आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो ये 1800 की NRV हो गई। इसको मैं किससे कंपेयर करूंगा? कॉस्ट से। बुक बनाने पर कितना खर्चा हुआ? कल को खर्चा मान लेते हुआ 1500, कल को खर्चा हुआ 1500। मैंने कहा 1500 की किताब है, बिकती कितने में है? 1800 में। तो बैलेंस शीट पे किस पर दिखाना है? लोअर ऑफ द टू। तो कितने में दिखाऊंगा? 1500 में। कितने में दिखाऊंगा? 1500 में। और इन केस ये किताब बनी हमारी 3000 में, किताब बनी हमारी 3000 में, बिकती कितने में है? 1800 में। तो बैलेंस शीट पे किस वैल्यू पे दिखाऊंगा? 1800। हमने कहा लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो हमने कॉस्ट निकालना सीखेंगे, उसकी NRV, दोनों को क्या करना है? कंपेयर करना है। जो भी लोअर होगा उस पर जो है अपने को चलना है। कंफर्टेबल है? चलो, तो भाई पहला सवाल देखते हैं आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो भाई एग्जाम्पल नंबर 1, 31 मार्च को एक इन्वेंट्री है जिसकी कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। एस्टिमेटेड सेल वैल्यू कितनी है? 12 लाख। अमेजोन पर 12 लाख पर बेचते हैं, पर अमेजोन को 20% हमें कमीशन जो है देना है। पेपर में ये MCQ आएगा 2 नंबर का, सब्जेक्टिव तो नहीं आएगा, 2 नंबर का MCQ जो है आना है। सब्जेक्टिव में आने के चांसेस थोड़े से कम है, आने को आ सकता है, पर मान के चलते 2 नंबर का MCQ है। 31 मार्च को हम अपनी बुक में कितने की इन्वेंट्री दिखाएंगे? क्या आप मुझे बता सकते हो? 9,60,000 में भी आपने निकाला, और नीचे अगर लिखना चाहें यहीं पर सॉल्यूशन अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे लिखना है। आइडियली ये MCQ आना चाहिए, पर दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर पेपर में सब्जेक्टिव में आया 2 या 4 नंबर का तो कैसे लिखना है? तो देखो ध्यान से लिखें। तो यहाँ पे क्या लिखना है? कह रहे हैं एज पर AS2। अगर पेपर में सब्जेक्टिव आया इस तरीके से लिखेंगे एज पर AS2, और AS2 क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। हाँ जी, एज पर AS2
हेडिंग के साथ में हमने नंबरिंग करी और क्या नाम है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और फिर कह रहे हैं गुड्स या फिनिश गुड्स आर टू बी कैरिड एट, फिनिश गुड को हम कैरी करते एट, क्या रूल है, एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, या और कर ले लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो कॉस्ट और एनआरवी में जो लोअर है उस पर अपने को वैल्यूएशन जो है करनी है। तो ध्यान से चेक करके बताओ, हमने कहा जी कॉस्ट कितने रुपए की है, कॉस्ट है 10 लाख, तो भाई 10 लाख की कॉस्ट है, हमने कहा जी एस्टिमेटेड सेल वैल्यू, एस्टिमेटेड सेल वैल्यू कितने की है जी, हमने कहा 12 लाख, हमने कहा जी 12 लाख, हमने कहा लेस कमीशन, एट द रेट ऑफ 20%, कितना आएगा जी, 2,40,000। ये लेस करेंगे तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो इसकी एनआरवी कितनी हो गई जी, 9,60,000। तो भाई लोअर ऑफ 2, हाँ जी लोअर ऑफ 2 कितना हो गया जी, 9,60,000। क्या कहते हो, ये पेपर में एमसीक्यू आना चाहिए, सब्जेक्टिव आना चाहिए, एमसीक्यू, ठीक है। तो ये अब सब्जेक्टिव आने की पॉसिबिलिटी कम है, पर कल को आ गया तो इसलिए कर रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा ये आईली एमसीक्यू में 2 नंबर का जो है बनता है। तो लिख लो एज पर AS2 inventory should be disclosed at rupees 9,60,000। तो इतना लिख देंगे सब्जेक्टिव में तो 2 नंबर आपके जो है मिल जाएंगे। पर अभी तक सब्जेक्टिव में ऐसा सवाल अबाई से नहीं पूछ रहा, ये सवाल एमसीक्यू में ही पूछता है, ठीक है जी। आई होप अच्छे से कर पा रहे हो। उसके बाद फिर सेकंड चेक करो, एग्जाम्पल नंबर 2, ये सब फाउंडेशन पढ़ा है, एक बार फिर से बस रिवाइज कर रहे हैं। आने की पॉसिबिलिटी कम है पेपर में, इंटर में क्या आना चाहिए, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लो जी चेक करें, एग्जाम्पल नंबर 2, मिस एक्स लिमिटेड डील्स विद 3 प्रोडक्ट, कॉस्ट और एनआरवी इज गिवन बिलो। प्रोडक्ट ए की कॉस्ट है 10 लाख, एनआरवी है 12 लाख, बी की कॉस्ट है 10 लाख, एनआरवी है 10 लाख, सी की कॉस्ट है 10 लाख, एनआरवी है 7 लाख। एडवाइस एट what प्राइस इन्वेंट्री शुड बी कैरिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहते हो, कितना, 27 लाख आपने निकाल दिया। पेपर में एमसीक्यू में आने की पॉसिबिलिटी है, सब्जेक्टिव में नहीं आना चाहिए, पर अगर सब्जेक्टिव में आ जाए फिर से लिख लेते। लो जी तो भाई चेक करें, तो भाई क्या लिखना है, जल्दी से बताओ क्या लिखोगे, एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, as per AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। फिर से क्या लिखना है, फिनिश गुड्स आर टू बी वैल्यूड, फिनिश गुड्स आर टू बी वैल्यूड। अब क्योंकि अलग अलग आइटम है ABC, अब हम
टोटल से चेक नहीं करते, हम क्या करते हैं आइटम बाय आइटम। तो इसलिए यहां पे लिख रहे हैं आर टू बी वैल्यूड ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस, आइटम बाय आइटम बेसिस एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो समझ आया आइटम बाय आइटम। अब मेरे को टोटल चेक नहीं करना कि 30 की कॉस्ट है 29 की एनआरवी, एक एक आइटम को चेक करना है। अच्छा प्रोडक्ट ए जो है यहीं पर कर लें, हमने कहा जी प्रोडक्ट ए की कॉस्ट कितनी है, हमने यहां पे लिखा रुपीज में, कॉस्ट कितनी बता रहे हैं 10 लाख, इसकी एनआरवी कितनी है रुपीज में 12 लाख। और अब इन दोनों का लोअर जो है चेक करना है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो 10 लाख की कॉस्ट है, 12 लाख एनआरवी है, किस पर दिखाएंगे हम 10 लाख पर। ऐसे प्रोडक्ट बी की बात करें, कॉस्ट कितनी है सवाल में 10 लाख, एनआरवी कितनी है 10 लाख, और लोअर कितना आया 10 लाख। ऐसे ही प्रोडक्ट सी की बात करें, कॉस्ट कितनी है 10 लाख, एनआरवी कितनी है जी 7 लाख, तो जी लोअर कितना 7 लाख। और अब इसका अपन टोटल करेंगे तो ये टोटल कितना आ गया 27 लाख, टोटल कितना आ गया जी 27 लाख। तो हमने लिखा एज पर AS2 इन्वेंट्री shall be disclosed, inventory shall be disclosed at rupees 27 lakh। ठीक है जी, लो जी आराम से चेक कर लें, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो, ठीक चल रहा है। तो चलो एक मेरा सवाल फाउंडेशन बताया था, देखते हैं आपको याद है कि याद नहीं, आखिर ये रूल भी क्यों बना। चलो इस पर भी है, फाउंडेशन में चर्चा करी थी, कॉस्ट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी ऐसा आखिर क्यों है, प्रूडेंस पर, बिल्कुल सही है प्रूडेंस पर। प्रूडेंस क्या कहता है, हाँ जी, प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट एनी गेन। तो इस पे भी आते आखिर ऐसा भी क्यों है, हमने कहा प्रूडेंस पर ही सारा काम था। देखो ना फाउंडेशन अगर पढ़ा है, इंटर में से रिवाइज कर रहे हैं, तो अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, भूल गए फिर से रिवाइज करेंगे। तो आखिर लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी क्यों है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या कहता है, प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस, अगर नुकसान है आज ही प्रोवाइड कर दो, एंड डू नॉट एंटिसिपेट एनी गेन, पर अगर आपको फायदा होने की उम्मीद है उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। जैसे कि यहां पर कॉस्ट कितनी है 10 लाख, अगर बेचेंगे कितने बिकेगा 12 लाख, 2 लाख का प्रॉफिट पर बिकेगा, पर क्या अभी बिका है नहीं। तो हमने कहा ये जो प्रॉफिट है 2 लाख का, ये हम कब दिखाएंगे, जब सामान बिकेगा। डू नॉट एंटिसिपेट एनी गेन, जब एक्चुअल में प्रॉफिट होगा तब प्रॉफिट बुक करना, अभी हम सोचेंगे नहीं। तो अभी हम किस पर दिखाएंगे 10 लाख पर ही दिखाएंगे। क्यों, अगर हमने ट्रेडिंग अकाउंट में इसको 12 लाख पर दिखाया तो इससे ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट में इसको 10 लाख पर ही दिखाएंगे। डू नॉट एंटिसिपेट एनी गेन, हम 10 लाख पर ही दिखाएंगे। 10 लाख की कॉस्ट है, 10 लाख की एनआरवी है, हम किस पर दिखाएंगे 10 लाख पर 10 लाख की कॉस्ट है, पर मार्केट में इसकी डिमांड कम हो गई, मार्केट में डिमांड कम हो गई, अब ये कितने बिकेगा 7 लाख पे, क्या मेरा नुकसान है, हाँ जी नुकसान है। तो प्रूडेंस क्या बोलता है, प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस, अगर नुकसान है तो आज ही इसका नुकसान जो है बुक कर दो। तो अब क्योंकि मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में 7 लाख पर दिखाऊंगा, उससे क्या होगा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम जो है हो जाएगा। आई होप सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। तो कोशिश वही है कंसेप्ट को बहुत अच्छे से जो है करेंगे। तो हमने कहा अब आइटम बाय आइटम बेसिस
समझ आया? एक एक आइटम पर चेक करेंगे, जिस पे अगर प्रॉफिट होगा इग्नोर करेंगे, लॉस होगा तो हम बुक करेंगे। और दूसरा क्या है, हमने कहा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। आराम से चेक करें, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो? ठीक चल रहा है? लो जी, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल एमसीक्यू में आना चाहिए 2 नंबर का। कह रहे हैं एक्स लिमिटेड डील्स विद 2 प्रोडक्ट, डिटेल्स आर गिवन बिलो। अब फिर से 2 प्रोडक्ट हैं, आइटम बाय आइटम पे चलेंगे। आपको यूनिट गिवन है, कॉस्ट गिवन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है गिवन है, और सेलिंग कमीशन जो है गिवन है। और आपसे बस वही कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने रुपए पर दिखाएंगे। एमसीक्यू का सवाल 2 नंबर का आएगा, 4 मिनट होंगे। क्या आप 4 मिनट में सॉल्व करके बता दोगे? हाँ जी, जल्दी से बताओ कितना आना चाहिए। एक आ रहा है 1,28,00,000। मुझे नहीं पता। एक आंसर आया 1,28,00,000। पर ये कैसे निकाला? देखो, ये कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, ये कॉस्ट है टोटल, ये पर यूनिट है। अच्छा, हाँ हाँ कोई बात नहीं। हाँ बच्चे कह रहे गलत हो गया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वेरी गुड। हाँ जी, और कोई आंसर? एक आंसर आ रहा है 12,80,000। अभी ऑनलाइन से आंसर क्या आ रहा है? एक आंसर आ रहा है 13 लाख। लो जी, 2 नंबर का सवाल, 4 मिनट आपके पास है, तसल्ली से करके देखो। हाँ जी, हाँ जी, एक आंसर आ रहा है 13 लाख, एक आंसर आ रहा है 12,80,000, एक आंसर 1,28,00,000, एक आंसर 10,40,000, 13 लाख, 12,80,000। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों क्या कह रहे हो? चलो जी, करें शुरू। तो मैंने कहा देखो 4 मिनट हैं, इसी बात के हैं। अब 4 मिनट में भी कर सकते हो, 2 मिनट में कर सकते हो, 1 मिनट में भी कर सकते हो। ये आपका पेपर का सवाल। चलो जी, तो भाई चेक करें, शुरू करते हैं। पहला हमने लिखा जी प्रोडक्ट। लो जी, प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। लो जी, अब बात करें इनकी कॉस्ट। प्रोडक्ट ए की कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। और प्रोडक्ट बी की कॉस्ट कितनी है? 8 लाख। ये आपको टोटल कॉस्ट गिवन है, पर यूनिट गिवन नहीं है। तो 10,000 यूनिट बनाने में, 10,000 यूनिट बनाने में 5 लाख रुपए लगे, उधर बनने में 8 लाख रुपए जो है लगे। ठीक है जी। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? एनआरवी। एनआरवी में पर यूनिट निकाल लूं। एनआरवी पर यूनिट, ये सामान बिकेगा कितने में? 600 में। 600 में बिकेगा, पर इस पे 20% कमीशन देना पड़ेगा। तो नेट कितना आएगा? 480। नेट कितना आएगा जी? 480। 600 में बेचेंगे, 20% कमीशन देना पड़ेगा। ऐसे ये 900 में बेचेंगे, 10% कमीशन देना पड़ेगा। कितना जी? 810। तो बताओ जी, एनआरवी टोटल कितनी हो गई? ये है पर यूनिट, 10,000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 4,80,000। 48 लाख हो गया। ओहो, 48 लाख जो है हो गया। तो एक काम करो, इसको ना 1,000 कर दो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको 1,000 कर दे। ठीक है जी, हाँ ठीक है, ठीक है, इसको 1,000 कर दे, कोई बात नहीं। बड़ी बड़ी शहरों में छोटी बातें होती रहती हैं, इसको 1,000 कर दे। ठीक है, तो भाई इसको 1,000 कर दें। तो भाई अब ये 4,80,000 कर लीजिए, और 900 इंटू में आपका जो है 10,000, 810 इंटू में 10,000, ये कितना हो गया? 8,10,000। ठीक है जी। तो अब लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ठीक है जी, चलो
अब लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, तो यहाँ पर कितना आ गया 4,80,000 और यहाँ पर कितना आ गया 8 लाख। ठीक है जी, तो भाई टोटल यहाँ पर कितना हो गया 12,80,000। ठीक है जी, तो जिन्होंने भी 13 लाख कहा था बिल्कुल सही था। ठीक है, बस सवाल चेंज कर दिया, तो जिन्होंने भी 13 लाख आंसर दिया था वो आंसर बिल्कुल सही था, पर हाँ यहाँ पर इसको एक ज़ीरो जो है आप हटा देना, तो भाई जो मैं वो कंसेप्ट देना था वो इसी के हिसाब से जो है कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई चेक करें कॉस्ट और एनआरवी विच एव इज लोअर, और जिन बच्चों ने आंसर 12,80,000 दिया था इस सवाल का, देखो गड़बड़ हो जाए पेपर में आएगा तो आंसर 13 लाख ही जो है करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर के हिसाब से ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 12,80,000। ठीक चल रहा है। 2 नंबर का एमसीक्यू आएगा, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो और अब आगे बढ़ते हैं हमारा मेन टॉपिक। ये तो हो गया था रिवीजन फाउंडेशन की, आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। अब जो पढ़ेंगे इसकी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो आने की प्रोबेबिलिटी अब इसकी जो है ज़्यादा है। क्यों? अब ये नया टॉपिक है जो फाउंडेशन में आपने नहीं पढ़ा, इस पर अब चर्चा जो है करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस का एक दूसरा नाम है जिसका नाम क्या है, सेमी फिनिश गुड। तो वर्क इन प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, सेमी फिनिश गुड। अभी फिनिश गुड बना नहीं, बन रहा है। ठीक है जी, करें शुरू। अब इस बात को ध्यान से समझना, इस बात को ध्यान से समझना, इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी। चेक करेंगे फिनिश गुड की वैल्यूएशन पर। इंपॉर्टेंट है, फिनिश गुड से डिपेंड करेगा रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस। इसलिए आईसीएआई ने फाउंडेशन में सिर्फ फिनिश गुड सिखाया था कि उसके कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से जो है हो जाए। तभी आईसीएआई ना बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से आपको जो है पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप फिनिश गुड की कॉस्ट और फिनिश गुड की एनआरवी, इसको आप कंपेयर जो है करेंगे। इस बात को ध्यान से समझना। उन्होंने कहा अगर फिनिश गुड की कॉस्ट और फिनिश गुड की एनआरवी आप कंपेयर करें और एनआरवी अगर ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल फिनिश गुड की कॉस्ट मान लो है 1,000 रुपये पर यूनिट और बिकता है 5,000 रुपये पर यूनिट पर, तो बिकता है किस पर, 5,000 पर यूनिट पर जो है बिकता है। अगर ऐसा हुआ इसका मतलब मेरा जो बिजनेस है ये प्रॉफिट में है या लॉस में है, या ये जो गुड्स बन रहे हैं ये प्रॉफिट बिक रहे हैं या लॉस और बिक रहे हैं, प्रॉफिट पर बिक रहे हैं। मैंने कहा 1,000 का बनता है 5,000 पर ये बिकता है, 5,000 पर बिकता है, तो हम फिनिश गुड को किस पर दिखाएंगे, कॉस्ट पर। अभी हमने पढ़ा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। और अब अगर मैं फिनिश गुड को अगर मैं कॉस्ट पर दिखा रहा हूं क्योंकि वो एनआरवी उसकी ज़्यादा है, क्योंकि एनआरवी ज़्यादा है तो मैं रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस को भी किस पर दिखाऊंगा, कॉस्ट पर जो है दिखाऊंगा। इसको मैं कॉस्ट पर जो है दिखाऊंगा। अभी इसको अच्छे से समझना है, क्यों दिखाएंगे, किस लिए दिखाएंगे, पूरा लॉजिक समझेंगे। पर अभी फिलहाल अगर एनआरवी ज़्यादा है फिनिश गुड की, अगर एनआरवी ज़्यादा है या बराबर भी है तो हम फिनिश गुड को तो कॉस्ट पर दिखाएंगे, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस को भी कॉस्ट पर ही दिखाएंगे। पर अगर एनआरवी कम हो गई, कॉस्ट कितनी है 1,000 पर ये बिक रहा है 400 पर, ये बिक रहा है 400 पर। ठीक है जी, इस बात को समझना कि कॉस्ट कितनी है 1,000, बिक रहा है 400 पर। उस पॉइंट पर अब वैल्यूएशन इनकी बदल जाएगी। अब इनकी वैल्यूएशन बदल जाएगी। अब वैल्यूएशन क्या होगी, जो रॉ मटेरियल है उसको हम वैल्यू करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी को यहां पर बस क्या बोल देते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, अगर फिनिश गुड मेरा लॉस पर है तो मैं रॉ मटेरियल को किस पर वैल्यू करूंगा, कॉस्ट और एनआरवी पर करूंगा, और ऐसे ही वर्क इन प्रोसेस को भी वैल्यू करूंगा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पर। ठीक है जी, समझते हैं आखिर ऐसा क्यों, समझते हैं आखिर ऐसा क्यों करेंगे तो आपको सारी बात जो है समझ आएगी। लो जी, इस बात को समझिए। मैंने पेपर खरीदा और उससे मैं क्या बना रहा हूं, किताबें।
मैंने पेपर खरीदा, उससे मैं क्या बना रहा हूँ, किताबें जो है बना रहा हूँ। इस बात को समझना, पेपर मैंने खरीदा, उससे मैं क्या बना रहा हूँ, किताबें जो है बना रहा हूँ। मान लेते हैं पेपर जो है मेरे को, मान लेते हैं पेपर जो है मान लो 100 रुपये पर यूनिट जो है मेरे को पड़ता है, किताब में 1000 रुपये की जो है मेरी बनती है। 100 रुपये का मान लो मेरे को पेपर, किताब बनाने में 100 रुपये का पेपर पड़ता है, किताब मेरी बनती है कितने की, 1000 की। 1000 की क्यों, पेपर है 100 रुपये का, उसमें लेबर का खर्चा, ओवरहेड खर्चा मिलाकर कितना हुआ मेरा 1000 का जो है बना। पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना, 100 रुपये का पेपर लगाया, उस पे मटेरियल मेरा 100 रुपये का है, लेबर का खर्चा और खर्चा मिलाकर किताब कितने की बनी, 1000 की। ये किताब कितने बिकती है, 5000 में। ये किताब कितने बिकती है, 5000 में। तो ऑब्वियस ही बात है मैं किताबें बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, बनाऊंगा। तो मैंने कहा ये जो पेपर है मैं इसको हमेशा यूज करूंगा किताब बनाने में, हमेशा यूज करूंगा किताब बनाने में। क्या मैं कभी भी इस पेपर को बेचूंगा, नहीं। मैंने पेपर खरीदा है किस लिए, किताब बनाने के लिए। मैंने पेपर खरीदा है किताब बनाने के लिए, इसलिए क्योंकि किताब से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। पेपर को बेचने का ख्याल मेरे मन में कभी नहीं आएगा, पेपर को बेचने का ख्याल कभी भी नहीं आएगा। क्या मैं मार्केट में जाऊंगा पूछने भैया पेपर कितने का बिक रहा है, नहीं, क्योंकि मैं पेपर खरीदता हूं किताब बनाने के लिए, इसलिए मैं इसको हमेशा कॉस्ट पर दिखाऊंगा, इसको हमेशा कॉस्ट पर दिखाऊंगा। पर अब अगर ये बिका मान लो 400 में, ये बिकेगा अगर 400 में, कुछ ऐसा हुआ कि किताबें महंगी पड़नी शुरू हो गई। क्यों महंगी पड़नी शुरू हुई, लेबर के चार्जेस ज़्यादा हो गए, बिजली महंगी पड़ गई, रेंट ज़्यादा पे करना पड़ गया, उसकी वजह से मेरी कॉस्टिंग ज़्यादा हो गई। अब मेरे पास कुछ तो किताबें पड़ी हैं, कुछ तो किताबें पड़ी हैं फिनिश गुड, कुछ मेरे पास पेपर भी पड़ा है। अगर पेपर से किताब बनाता हूं तो मेरे को लॉस होगा, अगर पेपर से किताब बनाता हूं तो मेरे को लॉस होगा। अब सोचूंगा पेपर ही बेच देता हूं। क्या ये बात समझ आ रही है, पेपर से अगर किताब बनाऊंगा तो मुझे दिख रहा है लॉस होगा। अब पेपर से किताब बनाऊं कि ना बनाऊं, अब मैं उस पे सोच रहा हूं, अब मैं उस पे सोच रहा हूं पेपर से किताब बनाऊं कि ना बनाऊं। इसलिए अब मैं मार्केट में गया, भाई ये पेपर कितने का बिक रहा है, ये पेपर कितने का बिक रहा है। अगर ये पेपर 100 का 110 पर अगर बिक रहा है तो मुझे खुद सोच के बताओ, किताब बनाऊंगा तो नुकसान है, पेपर ही बेच दूं तो 10 का फायदा है, पेपर ही बेच दूं तो 10 का फायदा है। अब मेरा डिसीजन क्या होगा, किताब बनाऊं या पेपर बेचूं, पेपर बेचूं। किताब बनाऊं या पेपर बेचूं, पेपर बेचूं। अब जब पेपर बेचने की बात आ गई तो वैल्यूएशन वही। अब क्योंकि ये क्या है, अब ये इन्वेंट्री कहने को रॉ मटेरियल नहीं है, अब ये मेरा फिनिश गुड ही है। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अब अगर मैं पेपर ही बेचने जाऊं तो पेपर 110 का बिक रहा है, तो जिस दिन बेचूंगा मैं पेपर बेचूंगा, पर ये बिका तो नहीं है। डो नॉट एंटिसिपेट एनी गेन, प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस। और अगर ये पेपर आज 90 का बिक रहा है तो मैंने कहा इस पेपर को मुझे किस पर दिखाना चाहिए, 90 पर दिखाना चाहिए। क्या ये बात समझ आती है। तो मैंने कहा रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। बस यहाँ एनआरवी का एक नाम क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इस बात को समझ आती है। पर ये मार्केट में कब पता करने जाऊंगा, जब इस फिनिश गुड की एनआरवी कम हो गई। अगर फिनिश गुड की एनआरवी ज्यादा है तो मैंने पेपर खरीदा क्यों था। मैं पेपर का ट्रेडर नहीं हूं, मैं तो किताबों का ट्रेडर हूं। मैंने पेपर खरीदा था किताब बनाने के लिए, इसलिए जब भी एनआरवी ज्यादा होगी फिनिश गुड की, मैं रॉ मटेरियल को हमेशा कॉस्ट पर ही दिखाऊंगा। मैं मार्केट में कभी पता करने नहीं जाऊंगा पेपर का प्राइस क्या चल रहा है। क्या ये बात समझ आती है। मैंने कहा पेपर का प्राइस कब पता करने जाऊंगा, जब इसकी एनआरवी कम हो जाए। क्या ये कंसेप्ट समझ आता है। ये इंटर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। ये 4 नंबर 6 नंबर 7 नंबर का भी सवाल पेपर में आ जाता है। इसके आने के चांसेस है पेपर में 7 नंबर तक, मैक्सिमम 7 नंबर, उससे ऊपर कभी नहीं आया। 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 7 नंबर तक का सवाल सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, और एमसीक्यू में 6 नंबर का सवाल जो है आ जाता है। 6 नंबर का सवाल कैसे आएगा, 3 सवाल आपके बन जाते हैं कि आपको पूरी एक स्टोरी दे देंगे जो भी मैं सिखाऊंगा, उसमें फिनिश गुड की वैल्यूएशन, रॉ मटेरियल वैल्यूएशन और वर्किंग
प्रोग्रेस की 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर। तो मैक्सिमम बात करें एमसीक्यू 6 नंबर तक का बनता है, सब्जेक्टिव 7 नंबर का जो है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आते हैं, मिनिमम तो 0, ऑन एन एवरेज में 4 नंबर जो है मानकर चलता हूं। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ आती है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर फिनिश गुड की एनआरवी ज्यादा है या इवन बराबर भी है, लॉस पे नहीं बेच रहा, तो फिनिश गुड किस पे दिखाऊंगा? कॉस्ट पर। रॉ मटेरियल किस पे दिखाऊंगा? कॉस्ट पर। वर्क इन प्रोसेस को किस पे दिखाऊंगा? कॉस्ट पर। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल तो मैं बेच ही नहीं रहा, वर्क इन प्रोसेस में बेच ही नहीं रहा, मैं तो फिनिश गुड बेचूंगा, वो प्रॉफिट में बिक रहा है या लॉस पे नहीं बिक रहा, सारा कॉस्ट पर। पर अगर फिनिश गुड की एनआरवी अगर कम हो गई, फिनिश गुड तो बन चुका है पर डिसीजन लेना है मेरे को रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल बनाऊं या ना बनाऊं, इसलिए अब रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन अलग हो गई कि रॉ मटेरियल जो है, क्योंकि फिनिश गुड बनाना अब सही तरीका जो है नहीं है, तो मैं रॉ मटेरियल शायद बेचने की बात कर सकता हूं, इसलिए रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन क्या होगी? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये बात समझ आती है। अब लास्ट पॉइंट पर आ जाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ऑलमोस्ट कह रहा हूं बस कंप्लीट है। आज की क्लास में 50% अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, पर मेजर जो टॉपिक है, 2 ही टॉपिक मुझे कराने हैं, एक ये वैल्यूएशन और एक फिक्स्ड ओवरहेड की एलोकेशन कैसे जो है होती, 2 ही टॉपिक मेन टॉपिक है। बाकी हाँ फीफो लीफो सब कुछ करेंगे, वो रिवाइज करेंगे, पर पेपर में सबसे ज़्यादा चांसेस इस टॉपिक के हैं, इसलिए इसको अच्छे से करना है। अब वर्क इन प्रोसेस पर आए, अब मुझे ध्यान से सोचना, इस बात को समझे। मैंने पेपर खरीदा, मेरे पेपर क्या था? रॉ मटेरियल था, पर क्या मार्केट में पेपर दुनिया खरीदती है? हाँ जी खरीदती है, तो ये पेपर बिकने के चांसेस पूरे हैं। मैंने पेपर खरीदा था, सोचा था मैं किताब बनाऊंगा, पर अब पेपर में बेचना चाहता हूं तो मार्केट में इसके तो बायर हैं, पर अब सोच के बताओ, वर्क इन प्रोसेस, मैंने पेपर में प्रिंटिंग कर दी है, बाइंडिंग अभी नहीं हुई, ऐसा पेपर कोई खरीदेगा? मैंने पेपर में प्रिंटिंग तो कर दी, बाइंडिंग नहीं हुई, ऐसा पेपर कोई खरीदेगा? ऐसा पेपर कोई नहीं खरीदेगा भाई, या तो कोई किताब खरीदेगा या कोरा कागज खरीदेगा, प्रिंटिंग वाला पेपर जो बाइंड भी नहीं हुआ, ऐसा तो कोई भी नहीं खरीदेगा। ये बात समझ आती है। अब मुझे बताओ इसको क्या करूंगा मैं? इसकी बुक बनानी पड़ेगी, अब तो मजबूरी है। पेपर तो सीधा बेच सकता हूं, पर जो प्रिंट कर दिया है उसका तो समझ ही नहीं आ रहा, उसका मैं क्या करूं? अब तो मजबूरी है, या तो रद्दी वाले को सीधा सीधा बेचूं या बुक बनाकर बेचूं, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। सीधी किताब तो नहीं बिकती, अभी सीधे पेपर तो नहीं बिकेंगे, या तो बुक बनानी पड़ेगी, मजबूरी है, या रद्दी वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो शायद खरीद। मैं इन दोनों को सब कंपेयर करूंगा, इसलिए अब इसी बात को समझे। अब मैंने कहा वर्क इन प्रोसेस की एनआरवी कैसे निकालूं, ये जो बीच के पेपर हैं इसकी एनआरवी कैसे निकालूं, तो समझे अब मैं क्या कह रहा हूं, इसको तो बुक बनाकर ही बेचना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा इसकी एनआरवी कैसे होगी, ध्यान से समझो। मैंने कहा पहले तो बुक बनाकर बेचूंगा, बुक बनाकर बेचूंगा जो कितने में आ रही है? 400 में। अब बुक बनाकर बेचूंगा तो बुक की वैल्यू कितनी है? 400 रुपये, पर अभी बुक को बनाने में भी तो खर्चा आएगा, ये वर्क इन प्रोग्रेस है, बीच में है। पेपर प्रिंट तो हो गया, पर अभी बाइंड करना है, मे बी उसमें ग्लू लगाना है, तो उस पे अब खर्चा मैं सोच रहा हूं भी ग्लू का खर्चा इस पे लगाऊं कि ना लगाऊं, बाइंडिंग का खर्चा लगाऊं कि ना लगाऊं। अगर बाइंड करूं, ग्लू लगाऊं, तो उस पे जी 50 रुपये लगेंगे, उस पे जी 50 रुपये और लगेंगे। तो मैंने कहा अगर किताब बनाता हूं तो 400 रुपये मिलेंगे, पर उसको बनाने के लिए 50 रुपये और लगने हैं, तो मेरी जेब में कितने आएंगे? 350। और बात वही है, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक सच सेल, और कल को अमेजोन पर बेचूंगा, अमेजोन कितना ले रहा है? मान लो 10%, मान लेते हैं 10%, या मान लो 50 रुपये अमेजोन भी ले रहा है, तो मैंने कहा कुल मिला के मेरी जेब में कितना आएगा? 300 रुपये। तो मैंने कहा आज ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है, कुल मिला के ये मुझे कितने देगा? 300 रुपये देगा, क्योंकि आज ये किताब बनी तो है नहीं। अगर किताब बनाऊंगा 50 रुपये अपनी जेब से दूंगा, बेचने जाऊंगा 50 रुपये कमीशन दूंगा, और मेरी जेब में कितने आएंगे? 400। तो नेट मेरी जेब में कितने आएंगे? 300।
तो मैंने कहा अब ये जो वैल्यूएशन है, मैंने कहा इसको आज मार्केट में बेचता हूं तो लगभग 300 आएंगे और उसकी कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, जो भी लोअर होगा उस पर वैल्यूएशन जो है अपन कर देंगे। कुछ बात समझ आती है। इस पर आज की क्लास भी लगेगी, कल की क्लास भी लगेगी, परसों की क्लास भी लगेगी। अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत तसल्ली से जो है हम जो है पढ़ेंगे। लो जी, तो लो जी पहला सवाल शुरू करते हैं। लो जी, आज का पहला सवाल, ये पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। सब्जेक्टिव में 7 नंबर, एमसीक्यू 6 नंबर। चेक करो जी। एक्स लिमिटेड हैज फॉलोइंग इन्वेंट्री। अब ये सवाल एक पूरा फुल फ्लेज सवाल जो है आ रहा है। रॉ मटेरियल कितना है? ए है 1000 यूनिट। उसकी परचेज कॉस्ट कितनी गिवन है? 100 रुपये पर यूनिट। उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है? 90 रुपये। रिप्लेस मतलब एनआरवी मानकर चले। फिर हमारे पास सेमी फिनिश गुड है वर्क इन प्रोसेस, जो कितने का है? 500 रुपये यूनिट का है। 100 रुपये तो मटेरियल लगा होगा, लेबर बाकी सारा खर्चा मिला के 500 रुपये अभी हम खर्च कर चुके हैं। 500 यूनिट है, उस पर कॉस्ट अब तक कितनी लग गई? 250 यूनिट की कॉस्ट लग चुकी है। तो 100 रुपये का तो मटेरियल लगा होगा, 150 रुपये और लग चुका। एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट टू कंप्लीट द गुड्स, और अभी और बनाने पर 180 रुपये और लगेगा। 180 रुपये अभी और लगना है। फिर कह रहे हैं कुछ स्टॉक मेरा बना हुआ है, 600 यूनिट है और 400 रुपये पर बन चुका था। 400 रुपये पर बन चुका था। अब आपसे कह रहे हैं एडवाइस एट व्हाट प्राइस शुड एक्स लिमिटेड डिस्क्लोज इट्स इन्वेंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। पहला केस, फिनिश गुड की जो एनआरवी है वो कितनी है? 450। और दूसरे केस में फिनिश गुड की एनआरवी कितनी है? 350। फिनिश गुड की कॉस्ट कितनी है? 400। पहले केस में एनआरवी ज्यादा, दूसरे केस में एनआरवी कम। ये पेपर में 7 नंबर का सवाल जो है आएगा। करें शुरू? चलो जी, साथ साथ पहला सवाल करेंगे। तो लो जी, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। लो जी, तो भाई शुरू करते हैं पहला। लो जी, शुरू करते हैं। केस 1 है फर्स्ट फिनिश गुड्स। लो जी, आराम से चेक करें। फिनिश गुड की बात करते हैं तो फिनिश गुड की वैल्यूएशन कैसे होती है? फिनिश गुड की वैल्यूएशन कैसे होती है? ये तो हमेशा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो बताओ जी, कॉस्ट पर यूनिट। फिनिश गुड की वैल्यूएशन पर आए, कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 400। कॉस्ट पर यूनिट कितना है जी? 400। एनआरवी पर यूनिट कितनी है केस 1 में? 450। एनआरवी कितनी है केस 1 में? 450। बताओ जी, लोअर ऑफ 2। बताओ जी, किस पर वैल्यूएशन करेंगे हम? 400 पर। ये कंफर्म हो गया। फिनिश गुड की कितनी यूनिट्स हैं हमारे पास? कितने यूनिट हैं? 600। ये रही जी, 600 यूनिट्स हैं। 600 यूनिट्स हैं। तो बताओ वैल्यूएशन। तो फिनिश गुड की वैल्यूएशन कैसे करोगे? 600 यूनिट हैं और इनको 400 के प्राइस पर हमें वैल्यू करना है। तो बताओ कितने रुपए आ गए? 2,40,000। कितना आया जी? 2,40,000। क्या ये बात क्लियर है? अब आए सेकंड। हाँ जी, अब आओ सेकंड, रॉ मटेरियल। ध्यान से मुझे बताएं, अब रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे होगी? रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे होगी? हाँ जी, रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे होगी? फिनिश गुड को मैंने किस वैल्यू करा है?
कॉस्ट पर। अगर फिनिश गुड को कॉस्ट पर करा है तो रॉ मटेरियल बस सिंपल कॉस्ट पर जो है चलेगा। तो भाई यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हमने कहा कॉस्ट पर यूनिट। फिनिश गुड की कॉस्ट कितनी है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपये। रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है जी, 100 रुपये। फिर हमने कहा जी कितने यूनिट्स हैं, फिनिश आपके रॉ मटेरियल के कितने यूनिट्स हैं, 1000। कितने यूनिट हैं जी, 1000। तो बताओ जी वैल्यूएशन। हमने कहा 1000 यूनिट हैं, इनकी वैल्यूएशन सीधा सीधा 100 रुपये पर होगी। तो कितना आया, 1 लाख। तो कितना आया जी, 1 लाख। इतनी बात भी क्लियर है। लो जी, ऐसे ही अब किसकी वैल्यूएशन करनी है, वर्क इन प्रोसेस की। वर्क इन प्रोसेस की। बताओ जी, फिनिश गुड मैंने कॉस्ट पर दिखाया है, तो वर्क इन प्रोसेस किस पर दिखाऊंगा, कॉस्ट पर। बात ही खत्म। क्यों, मैं बेचने अभी जा ही नहीं रहा, मैं सोच ही नहीं रहा। तो हमने कहा हम इसको कॉस्ट पर ही दिखाएंगे। तो हमने कहा जी कॉस्ट पर यूनिट टिल डेट। तो इसकी कॉस्ट कितने रुपए, कितना है जी, 250। कितना है जी, 250। और कितने यूनिट्स, 500। अच्छा इंपॉर्टेंट यहां पे लिख लेना, ₹250, 500 यूनिट्स। और फिर कह रहे हैं जी वैल्यूएशन। तो हमने कहा 500 यूनिट 250 के हिसाब से कितना आएगा जी, 1,25,000। 1,25,000। और जी टोटल वैल्यूएशन बताएं जी, टोटल वैल्यूएशन कितना, 4,65,000। टोटल वैल्यूएशन कितनी आ जाएगी जी, 4,65,000। क्या ये बात समझ आती है, ये इंटर का लेवल है। जनरली स्पीकिंग ये इंटर का जो है लेवल है, इसी लेवल का इंटर जो है चलेगा। अगर समझ आ गया, पेपर का इतना ही लेवल जो है आता है। ठीक है जी। ऐसे ही अब आओ केस 2। अब खुद से कर सकते हो, केस 2 खुद से करना शुरू करते हैं। और मेरे को उम्मीद है आप अच्छे से कर लेंगे। चलो जी फिर से शुरू करते हैं। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से शुरू करें। बताओ जी सबसे पहले क्या करना है, क्लास में याद करना है। सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट। हाँ जी, कॉस्ट पर यूनिट कितनी, 400। कॉस्ट पर यूनिट कितनी जी, 400। अब क्या करना है, एनआरवी। फिनिश गुड की वैल्यूएशन तो हमेशा ऐसे ही चलेगी। एनआरवी पर यूनिट बताओ जी कितने रुपए, 350। अब क्या करना है, लोअर ऑफ 2। हाँ जी, लोअर ऑफ 2 कितना आ गया, 350। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट्स। हाँ जी, फिनिश गुड के यूनिट्स कितने हैं, 600 यूनिट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर रुपीज रुपीज रुपीज, यहां पर यूनिट पता होना चाहिए, क्या रुपीज क्या यूनिट। तो बताएं जी वैल्यूएशन। हमने कहा जी 600 यूनिट हैं और 350 की वैल्यूएशन करनी है। कितना आ रहा है जी, 2,10,000। मैंने ऊपर रुपीज लिख दिया, तो आपको नीचे अलग से लिखने की वैसे जरूरत अब नहीं है, क्योंकि यहां पर सेकंड कॉलम में रुपीज यूनिट दोनों थे, इसलिए मैंने ऊपर यहां कुछ नहीं लिखा। यहां पे सिर्फ रुपीज था, मैंने ऊपर जो है लिख दिया था। आई होप ये बात क्लियर है।
ऐसे ही अब बताओ सेकंड रॉ मटेरियल, लो जी सेकंड आए रॉ मटेरियल। अब ध्यान से बताओ, मैंने फिनिश गुड को किस पर दिखाया है, एनआरवी पर, क्योंकि फिनिश गुड को एनआरवी पर दिखा दिया तो अब रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे होगी, लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट, एनआरवी रिप्लेसमेंट शब्द ये लिखा है। तो अब शुरू करते हैं। तो हमने कहा अब कॉस्ट पर यूनिट बताओ जी कितना, रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है 100 रुपये, और अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर यूनिट, और आज ये बिकता भी कितने में है 90। फिनिश गुड भी लॉस पर है, रॉ मटेरियल भी लॉस पर है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना 90 रुपये। अब क्या करना है, लोअर ऑफ द टू। तो अब हमने कहा 10 का नुकसान तो पक्का पक्का ही हो गया। फिनिश गुड बनाकर बेचूंगा तब भी नुकसान है, रॉ मटेरियल बेचूंगा तब भी नुकसान है। प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस। और अब यूनिट्स कितने हैं, कितने 1000 यूनिट, कितने हैं जी 1000 यूनिट्स। तो हमने कहा जी वैल्यूएशन, हमने कहा जी 1000 यूनिट हैं 90 पर ही दिखाऊंगा। तो बताओ जी कितना 90,000, कितना जी 90,000। ठीक चल रहा है। और आखिरी बताओ, हाँ जी, और लास्ट मुझे बता दीजिए किसका आएगा, वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस। अब बताओ वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन कैसे करेंगे। फिनिश गुड क्योंकि एनआरवी पर करा है, फिनिश गुड क्योंकि एनआरवी पर करा है तो वर्क इन प्रोसेस भी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पर ही करेंगे। तो हमने कहा कॉस्ट पर यूनिट टिल डेट, कॉस्ट पर यूनिट टिल डेट कितनी है 250। कॉस्ट पर यूनिट टिल डेट कितनी है 250। अब मुझे इसकी क्या निकालनी है, एनआरवी। एनआरवी कैसे करेंगे, मैंने कहा ये अब डायरेक्ट तो बिकेगा नहीं, इसको बनाकर बेचना पड़ेगा। तो अगर बनाकर बेचेंगे तो एस्टिमेटेड सेल वैल्यू, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड वो कितना आएगा जी, कितने रुपए का है। हम फिनिश गुड कितने बेच रहे हैं, फिनिश गुड कितने बेच रहे हैं 350। हम फिनिश गुड कितने बेच रहे हैं 350 में। 350 में किताब बिकेगी पर ये बनी नहीं है, इसको बनाने पर खर्चा कितना आएगा, लेस एडिशनल, लेस एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अब किताब बनाने पर एक्स्ट्रा खर्चा कितना है, ऊपर सवाल में देखें हमने कहा एडिशनल कितना 180, 180 रुपये और लगेगा। तो 180 रुपये लगाऊंगा तो 350 मिलेंगे। हाँ जी 180 लगाऊंगा तो 350 मिलेंगे। क्या कोई सेलिंग कमीशन अभी है, अभी फिलहाल नहीं है, अभी बहुत कुछ मैं डालूंगा तो अभी इसमें सेलिंग कमीशन फिलहाल अभी नहीं है। तो 180 खर्च करूंगा तो 350 मिलेंगे। तो बताओ एनआरवी कितनी आ गई, एनआरवी पर यूनिट कितना 170, एनआरवी कितनी आ गई 170। कॉस्ट कितनी है 250, 250 रुपये लग चुके हैं।
अब अगर 180 और लगाऊंगा तो 350 मिलेंगे, तो आज इसकी एक्चुअल में मेरे को 170 रुपये की वैल्यू है। क्या ये बात समझ आती है? मैंने कहा 250 तो लग चुके, तो मेरी कॉस्ट है। अब अगर 180 लगा देता हूं तो 250 350 मिलेंगे, तो आज इसको बनाने पर फायदा मेरा कितना है? 170 का है। तो मैंने कहा 250 की कॉस्ट लग चुकी, 170 का फायदा है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो हमने कहा लोअर ऑफ द टू, कितना जी? अब हमें 170 पर दिखाना होगा, और हमने कहा जी यूनिट्स, कितने यूनिट है हमारे इसके? 500 यूनिट्स। तो हमने कहा जी वैल्यूएशन, हमने कहा जी 500 यूनिट 170 के हिसाब से कितना? 85,000। तो भाई टोटल वैल्यूएशन कितना? 3,85,000। टोटल वैल्यूएशन कितना जी? 3,85,000 जो है आ जाएगा। ये पेपर का सब्जेक्टिव 7 नंबर का जो है आना चाहिए, या इसमें से 3 वैल्यूएशन पूछते हैं तो 6 नंबर का 2-2 नंबर के 3 एमसीक्यू जो है आ सकते हैं। लो जी, आराम से चेक करो, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो आराम से देख लें। नया टॉपिक है, आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। एक सवाल और सेम आपको सवाल जो है दे रहा हूँ। अब ये सवाल आप करें। एक्स लिमिटेड हैज़ फॉलोइंग इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल आपको गिवन है 1,25,628 यूनिट। परचेज कॉस्ट कितनी है? 8 पर यूनिट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है? 7.50 पर यूनिट। सेमी फिनिश गुड है 68,758 यूनिट। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 285 पर यूनिट। एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट 352 पर यूनिट। फिर फिनिश गुड गिवन है 34,584 यूनिट। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 623 पर यूनिट। और आपसे सेम सवाल, एक में एनआरवी है 724, एक में एनआरवी है 593। लो जी, आराम से चेक करें, और मेरे को उम्मीद है आप ये खुद कर पाएंगे। लो जी, आराम आराम से विद प्रेजेंटेशन इसको सॉल्व करें, और जिसका हो जाए और आप स्टेज पर अगर सॉल्व करना चाहें तो आप स्टेज पर आ सकते हैं। पेपर में अगर सब्जेक्टिव आएगा 7 नंबर का, एमसीक्यू आने चाहिए 3 एमसीक्यू। फिनिश गुड की वैल्यूएशन, रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन, वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर। हाँ जी, दोनों केस कर लिए? हाँ, दोनों करके केस 1 और केस 2 आराम से करें, और जिनका अगर हो जाए, कॉन्फिडेंट हो, तो स्टेज पर जो है आकर सॉल्व कीजिए।
केस 1 और केस 2। ओके, ऑनलाइन से आंसर आ रहा है। कह रहे हैं केस 1 का टोटल 4,21,46,886 एक आंसर आया है। हाँ जी, जिनके भी दोनों केसेस हो जाएं आप स्टेज पर जो है आ सकते हैं। ओके, ऑनलाइन में इन्होंने ब्रेकअप भी दे दिया है। कह रहे हैं सर फिनिश गुड्स 2,15,45,832 आना चाहिए। रॉ मटेरियल सर 10,05,024 आना चाहिए। एंड वर्क इन प्रोसेस 1,95,96,030 आना चाहिए और टोटल आ रहा है 421,486 जो है ये आपका जो है आएगा। मुझे नहीं पता सही है गलत है, ऑनलाइन से अलग अलग बच्चों ने ये आंसर जो है दिया है। दोनों आंसर हो गए, आ जाओ। ऑफलाइन से स्टूडेंट स्टेज पर जो है आना चाह रहे हैं, आइए जी। चले जी, तो देखते हैं क्या विद प्रेजेंटेशन सही है। चलिए जी, लो जी, केस 1 फिनिश गुड कॉस्ट पर यूनिट है 623, एनआरवी पर यूनिट 724, लोअर ऑफ द टू 623 कॉस्ट पर दिखा रहे हैं तो भाई यूनिट्स 34,584, तो वैल्यूएशन तो भाई 34,584 मल्टीप्लाई बाय 623, वैल्यूएशन हो रही है 2,15,45,832। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ना कॉमा ज़रूर डालना, 2,15,00,000 ये कॉमा डालना बहुत ज़रूरी है। 2,15,45,832 सही है गलत है? सही है। एक एक लाइन मत छोड़ भाई, मेरे डब्बे उतने ही बने हुए हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो। हाँ, मैंने आपको उतने ही टेबल बना के दिया है, उतनी ही आ जाएगा, पर ठीक है। हाँ जी, रॉ मटेरियल क्या चीज़? इरेजर, इरेजर वाइट कलर। चले जी,
तो भाई सेकंड रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की अब कॉस्ट कितनी है 8 रुपये। रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है 8 रुपये। यूनिट्स कितनी है 1,25,628, 1,25,628। और अगर फिनिश गुड कॉस्ट पर दिखाया है तो रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पर दिखाएंगे। अगर फिनिश गुड कॉस्ट पर दिखाया है तो रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पर ही दिखाएंगे। तो वैल्यूएशन कह रहे हैं 10,05,024। सही है गलत है? सबका सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाएं, लो जी आगे बढ़ जाएं। फिर नेक्स्ट आ जाओ, वर्क इन प्रोसेस। फिर आए जी वर्क इन प्रोसेस। अगर फिनिश गुड कॉस्ट पर दिखाई है तो वर्क इन प्रोसेस भी कॉस्ट पर दिखाएंगे। यहां पर थोड़ा सा चेंज, कॉस्ट टिल डेट, ये लिखना जरूरी। कॉस्ट पर यूनिट टिल, आगे लिख दो कॉस्ट पर यूनिट टिल डेट, कॉस्ट पर यूनिट टिल डेट, अब तक की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट नहीं, अब तक की कॉस्ट इतनी। और यूनिट्स 68,758 यूनिट से है। और वैल्यूएशन, चलें जी, तो 285 इंटू में 68,758 वैल्यूएशन हुई 1,95,96,030। और हमने किया जी टोटल 4,21,46,886। हाँ जी, सही है गलत है? सही है, ठीक है जी। तो अगर सब्जेक्टिव आएगा 7 नंबर का तो 3.5 नंबर यहाँ पक्के हो गए। अब आए केस 2। केस 1 में किसी को कोई डाउट हो? सब अच्छे से कर पा रहे हैं? अब आए जी केस 2। फिनिश गुड, फिर से कॉस्ट कितनी 623 पर यूनिट। एनआरवी 593 पर यूनिट बता रहे हैं। लोअर ऑफ 2, और इस बार एनआरवी लोअर है तो भाई 34,584 यूनिट्स हैं। और वैल्यूएशन किस पर करेंगे? एनआरवी पर करेंगे। 593 इंटू 34,584, इट्स कम आउट टू बी 2,05,00,000। ऑनलाइन से आंसर आने शुरू हो गए हैं। पता हो, स्टूडेंट कह रहा है मेरे को अपनी खुद की राइटिंग की समझ नहीं आ रही है। वो रहा कैलकुलेटर। मैं ये बोलने वाला था पेपर में राइटिंग अच्छी रखना। अगर एग्जामिनर को आपकी राइटिंग समझ नहीं आई तो दुनिया को समझ आ जाएगा, करियर में झोल है। हाँ जी, 2 करोड़, ये कॉमा भी सारे गड़बड़ कर दिए। फिर से इरेज करके फिर से करें। हाँ, फिर से कर दिए, इरेज करें। हाँ, और लिखें हाँ, आप कॉमा सही से लगाएं। हाँ, 2,05,08,312। सही है गलत है? सही आ रहा है। 2,05,08,312 कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। और अगर फिनिश गुड एनआरवी पर आ गया, अगर फिनिश गुड एनआरवी पर आ गया तो अब क्या करना पड़ेगा? अब वैल्यूएशन सबकी बदल जाएगी। तो अब रॉ मटेरियल आएगा कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट के हिसाब से। रिप्लेसमेंट कितना है? 7.5 रुपये। अच्छा, 7.5 के बाद 0 भी करना। हमारे इंडिया में पैसे 2 डेसिमल होता है, 7 रुपये 50 पैसे। नॉर्मल मैथमेटिक्स होता तो हम 0 नहीं लिखते, पर क्योंकि अकाउंट्स है तो 7 रुपये 50 पैसे वो आपका जो है आता है लोअर ऑफ द 2। यूनिट्स 1,25,628
और वैल्यूएशन 7.5 रुपये का 7,628, 9,42,210। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस, हाँ जी, वर्क इन प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिख देना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपका मन करे। कॉस्ट पर यूनिट, हाँ जी, कॉस्ट पर यूनिट टिल डेट कितना है 285। ऑनलाइन भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए हैं। चलो जी, कॉस्ट टिल डेट 285। अब वर्क इन प्रोसेस है, इसको बेचने के लिए किताब बनानी पड़ेगी। एस्टिमेटेड सेल वैल्यू 593 पर इंपॉर्टेंट है सेल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड। छोटी चीजें, सेल वैल्यू किसकी है? फिनिश गुड की। एस्टिमेटेड सेल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड, फिनिश गुड कितने बिक रहा है 593 पे। एक काम करो, इसी में यहां पे लिख दो, एक लाइन आपने करी थी, यहीं पे कर दो, लेस एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट पर किताब बनाने पर अलग से खर्चा, एडिशनल कॉस्ट टू कंप्लीट गुड्स। हाँ जी, कितना आ रहा है 352। अब आगे बढ़ जाते हैं तो एनआरवी, एनआरवी कितनी आ गई जी 241। और अब लोअर ऑफ द टू, हाँ जी, लोअर ऑफ द टू। अब लोअर कितना है कॉस्ट और एनआरवी में? एनआरवी आ रहा होगा यूनिट्स, स्टेप बाय स्टेप। यूनिट हमारे पास कितनी है 68,758। तो वैल्यूएशन 241 into 68,758 come out to be 1,65,70,678। ऑनलाइन भी आंसर आ रहा है। और अब अपन को टोटल करना है, हाँ जी, अब इसका टोटल जो है अपने को करना है, टोटल आ रहा है 3,80,21,200। सही है गलत है? सही है। तो लो जी, एक बार जोरदार तालियां जो है इनके लिए हो जाए। एंड 100 रुपीज़ कैश प्राइस। ठीक है जी, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत जल्दी आपने ये सारा सॉल्व जो है किया। और मेरा मन है, एक ऑनलाइन स्टूडेंट ने भी सारे आंसर सबसे पहले लिख के दिए थे, यशस्वी सिंह, तो मैं आपको भी 100 रुपीज़ कैश प्राइस जो है देना चाहूँगा। अब ऑनलाइन वाले बच्चों को कैश प्राइस कैसे मिलेगा? आपके पास मेरा नंबर होगा, तो मुझे आप प्लीज़ अब व्हाट्सएप कर दें आपका पेटीएम नंबर, तो आपके अकाउंट में अभी 100 रुपीज़ जो है ट्रांसफ़र जो है हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन भी कई बच्चों ने आंसर दिया, पर सबसे पहले आंसर जो आया था यशस्वी सिंह, तो आपके पास मेरा नंबर होगा, मेरे को व्हाट्सएप अपना पेटीएम नंबर जो है कर दीजिएगा और आपके पास अभी 100 रुपीज़ कैश प्राइस जो है पहुंच जाएगा। तो एक बार यशस्वी सिंह के लिए भी जोरदार तालियां जो है हो जाएं। चलो ठीक है जी, तो भी चेक करें, आज हमारा एक मेजर टॉपिक जो है हमने कंप्लीट करा। अब इसकी प्रैक्टिस और करेंगे। अगला सवाल भी अब वो कल जो है शुरू जो है करेंगे, तो कल से ये सारे सवाल अपने को जो है करने हैं, तो कल इसी के आगे बढ़ेंगे। बस आज रिक्वेस्ट क्या, जितना पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज जो है कर लीजिएगा। मान कर चलें आज की क्लास भी अगर आपने कर ली, 4 नंबर आपके पक्के होने के पूरे चांसेस हैं, 4 नंबर पक्के होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि मेजर टॉपिक हमारा जो है हो गया है। पर अभी 2 क्लासेस और लेंगे, फाउंडेशन का भी सारा रिवाइज करेंगे,
करेंगे, फीफो लिफो सब कुछ रिवाइज करेंगे, पेपर में कुछ भी आ जाए आप अच्छे से जो है कर पाएँ। ठीक है जी, चलो तो आज के लिए इतना ही जो है रखते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। ओके, टाटा, बाय बाय।